रमेश जी, क्या स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ, मैं देख पा रहा हूँ। गुड इवनिंग टू द पीपल एंड व्यूअर्स इन इंडिया। अभी रात के 8:30 बज रहे होंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रमेश अमेरिका से। वहाँ 10 बज रहा है। मैं खुद स्वीडन से, और यहाँ पे हो रहा है टाइम शाम के 4 बज रहे हैं। आज नॉलेरियंस के मंच पे हमारे साथ होंगे हमारे परम मित्र और सीनियर भी हैं, रमेश चंद्र बिंद। एक अद्भुत व्यक्तित्व है इनका। इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। विज्ञान, कला और उद्यम के व्यक्ति विशेष रमेश। जानेंगे इनके जीवन परिचय एवं प्रेरणा के बारे में और इनके संघर्षों के बारे में। जानेंगे इनके द्वारा जो इन्होंने जीवन को ही एक प्रयोगशाला बना रखा है, और इनकी जो विशिष्ट प्रयोगवाद है डिफरेंट क्षेत्रों में है, उनके बारे में बताएंगे। और सामाजिक परिवर्तन के किस्से इनके मुख से सुनेंगे कि कैसे संवेदना जो इनके अंदर थी उनको प्रेरित की, और इन्होंने विभिन्न कार्यों को किया है। छोटे छोटे कार्य हैं, लेकिन जिससे कुछ तो मैं जानता हूं, कुछ मैं जानूंगा आज, और आप भी जानेंगे। तो इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें रमेश चंद्रबिन से, ये एक फोटो मैं शेयर करूंगा जो हमारा एक कॉमन पॉइंट था जहां हम लोग मिले थे। इसमें रमेश नहीं दिख रहे होंगे आपको, और इनके एक परम मित्र हैं, अ, वो भी यहाँ पे नहीं है, प्रशांत सिंह। वो दोनों मुझे फोटो में तो नहीं दिख रहे हैं। तो जरूर ये लोग कहीं ना कहीं गायब होकर कुछ ना कुछ कर रहे होंगे उस समय। ये फोटो मेरे ख्याल से 2008-9 का है, जब हम लोग एक प्रोग्राम थी जिसमें आईआईएम के प्रोफेसर्स और स्टॉलवर्ट्स ने इसको कंडक्ट किया था, जिसका नाम था टेक्नोलॉजी लेड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। और ये उन विशिष्ट लाइक सभी जो सीएसआईआर के संस्थान है उनसे कुछ चुने हुए बच्चों को एक जगह एकत्रित करके, और उनमें बिजनेस, एंटरप्राइज एंड सोशल कनेक्टिविटी थ्रू साइंस, इसके फोकस पे एक समझिए कि लगभग 1 महीने का प्रोग्राम किया गया था, जिसमें हम लोगों को इंक्यूबेट कर दिया गया था साथ में, और दिन रात का कुछ पता नहीं चलता था। और वो जो एक इंटेंसिव प्रोग्राम था उसमें जो आसपास के भी लोग थे, और खास करके रमेश जी, चूंकि हम लोग रूम शेयर कर रहे थे, तो उनसे ज्यादा हमको अभिभूत होने का मौका मिला। ऑल्दो हम लोग एक ही इंस्टीट्यूट के थे, लेकिन वहां उनसे ज्यादा लंबी परिचय हुई, और साइंस के अलावे जो उनका व्यक्तित्व था उसको हम लोग जान पाए। और एक चीज यहाँ और हुआ कि जब हम लोग नए नए सीडीआरआई में गए थे, तो रमेश जी उस समय कुछ कुछ प्लेज में पार्टिसिपेट करते थे, तो इनके प्लेज को हम लोग देखने जाया करते थे। छोटा छोटा रोल होता था इनका, और हम लोग इंतजार करते थे कब रमेश जी आएंगे कुछ छोटा सा रोल में। तो वो भी अपने आप में एक अच्छा अनुभव रहा है। तो इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं आज का जो वक्तव्य है, विज्ञान, कला और उद्यम के व्यक्ति विशेष रमेश, मैं स्वागत करूंगा रमेश का एक छोटे से अपनी पोएट्री से, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के पंक्तियों से पे बेस्ड है कि इट इज सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। आनंद का अनुभव जीवन में है सहज सरल, पर सरल व्यक्तित्व का होना आसान नहीं है। ये बात है अजीब, पर है 16 आने सच, कि भूत और भविष्य है पर वर्तमान नहीं है। तो एक ऐसे ही सरल व्यक्तित्व के स्वामी रमेश, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आया, उन्होंने बहुत सारी प्रसिद्धियां पाई हैं। अभी अब मैं उनके साइंटिफिक तो आपको परिचय देना भूल ही गया, लेकिन उसको मैं दूंगा भी नहीं, और आप आज उनको जानेंगे। तो स्वागत है डॉक्टर रमेश चंद्रा का, जो कि डायरेक्टर हैं यूएमबी वायरस वेक्टर कोर, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, बाल्टीमोर, यूएसए। तो इनकी भदोई से लेके बाल्टीमोर की जो यात्रा है मैरीलैंड की, उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ मैं अपना स्क्रीन शेयर करना बंद करूंगा और स्वागत करूंगा रमेश का। हाँ, स्वागत है रमेश जी। आप देख पा रहे हैं मुझे? जी रमेश जी, देख पा रहा अच्छा। हूँ।
सबसे पहले तो धन्यवाद आपको, जो कि आपने हमें इनवाइट किया अपने चैनल के माध्यम से, या फेसबुक लाइव या जूम लाइव के माध्यम से लोगों से रूबरू कराने का। धन्यवाद रमेश, आपके साथ हाँ होना हमेशा एक मतलब सुखद अनुभव होता है, और एक लंबा मौका है, बहुत लंबे अंतराल के बाद हम लोग जुड़ रहे हैं। जी 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 जी। जी। अब जैसे कि आपने बता ही दिया कि अभी मैं अमेरिका में जो है डायरेक्टर हूँ, एक वायरस वेक्टर कोर है जो सर्विस प्रोवाइड करती है दूसरे साइंटिस्टों को जो उनको रॉ मटेरियल चाहिए। अगर उसमें मैं कुछ हेल्प कर सकूं तो उसमें जो जीन थेरेपी में जो लोग रिसर्च करते हैं उसमें मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से ये एक योगदान देता हूँ सबके लिए, ताकि उनका काम फास्ट हो सके, ईजी और फास्ट हो सके। और शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें कहूँगा। जैसे कि अभी आपने कहा कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी ही पूरा प्रयोगशाला बना रखी है, और मैं इस बात से थोड़ा-सा सहमत हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा अपनी बात शुरू करने से पहले कि जैसे लोग मुझे संपर्क करते हैं कि तुम कामयाब हो गए हो, कामयाबी ये वो तामझाम, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जो कामयाबी जो वर्ड है ना, ये बहुत सही नहीं है, क्योंकि कामयाबी क्या होता है कि कोई भी चीज़ कामयाबी मतलब है ही नहीं दुनिया में, ऐसा देखा जाए तो। और देखा जाए तो कामयाबी बहुत ढेर सारी, एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत ढेर सारी कामयाबी आती हैं, लेकिन वो उसको कामयाबी समझता ही नहीं है। मेरे हिसाब से कामयाबी का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि आपके घर की कोई खिड़की टूट गई है, ठीक है? और अब आपके पास औज़ार नहीं है उसको फिक्स करने का, और आपके पास पैसे भी नहीं है कि आप किसी मिस्त्री को बुलवा के उसको फिक्स करवा दें, ठीक है? और वैसे स्थिति में आप कुछ ऐसा करते हो, सोचते हो कि हम इस अपने घर की खिड़की को हम कैसे फिक्स करें। आप जो है कुछ लाते हो जुगाड़ कि आप आरी लाके आए, और हथौड़ी, छीनी जो भी है, आपने उसको काट-पीट के अपना घर का दरवाज़ा आपने सेट कर दिया, खिड़की। तो ये जो प्रोसेस है पूरा, प्रॉब्लम से लेकर के और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें और आपने उसके पीछे क्या-क्या किया, और बाद में जो आपने उसको फिक्स कर दिया, और फिक्स करने के बाद जो आपके अंदर की जो फीलिंग है, दिस इज़ कॉल्ड कामयाबी। ये मेरा अपना परिभाषा है। तो जब आपको कामयाबी मिलती है तो आप उस चीज़ को एन्जॉय नहीं करते हो, ठीक है? तो मेरे हिसाब से वो जो छोटी-छोटी चीज़ें आपके लाइफ में होती रहती हैं, वही कामयाबी है आपकी। और इसी का एक बड़ा रूप भी आप ले सकते हो, जो कुछ कामयाबी ऐसी होती हैं जो आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में मिलते हैं, ठीक है? तो वो भी अपना एक एक कामयाबी हुआ। फिर जब एक कामयाबी खत्म होती है तो उसी कामयाबी एक तीसरी कामयाबी का एक पार्ट होता है। तो इस तरह से निरंतर ये चलती रहती है। तो इंसान कभी अपने आप को ये ना समझे कि अब मैं कामयाब हो गया हूँ, या फिर अब मेरा हो चुका है, या कोई आदमी किसी इंसान को ना समझे कि वो कामयाब है, मैं नहीं हूँ, या मेरा लड़का नहीं है, इस तरह से। बहरहाल, तो मैं शुरुआत करता हूँ अपने घर से। ये लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं, ये मेरा घर है उस समय का, जब मैं पढ़ाई करता था। ये जो है छप्पर का घर है, आप देख ही रहे हैं। ये घर के पीछे का पार्ट है, और दाहिने साइड में मेरा परिवार के लगभग सभी लोग हैं इसमें। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो लाइफ है बहुत ही एक गरीब परिवार से शुरू हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा मध्यम परिवार, मैं कहूँगा गरीब परिवार। और जिस तरह से मैंने बताया कामयाबी की कोई परिभाषा नहीं है, उसी प्रकार से गरीबी की भी कोई परिभाषा नहीं है। हर इंसान किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में धनी होता है, किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में गरीब भी होता है। लेकिन अगर मैं अपना परिभाषा दूँ आपको अपनी गरीबी का, तो आप ऐसे समझ लो कि हमारे घर में जो है कभी दाल नहीं बनते थे। तो आलू और टमाटर की सब्ज़ी एवरी डे, मतलब आलू और टमाटर की तरकारी पूरी कढ़ाई भर के, और चावल का सीज़न है तो चावल के साथ मिलेगा, रोटी का सीज़न है तो रोटी मिलेगा। ये हम सबका डेली का भोजन था। मतलब आँख मूंद के आप अब खाना मँगाएँगे तो वही आपको सर्व होगा। और दाल-वाल तो कभी बहुत मेहमान-वेहमान के लिए बहुत रखा जाता था कि मेहमान आएँगे तब बनेगा। तो इस टाइप से हम सबका सिचुएशन था। और हम सब 3 भाई हैं और 3 बहन, 6 लोग थे, मम्मी-पापा। और हमारे पिताजी पढ़े-लिखे नहीं हैं, और वो जो है उनका मुख्य जो काम था, वो जो है चाय की दुकान थी उनकी। जैसा कि ये आप सामने देख रहे हैं, ये जो है उस समय का उनके चाय-पान का जो भी उनका लेखा-जोखा है, चाय का कितना किसको कितने में उधार दिया, क्या है, सब हिसाब-किताब आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये अभी भी है मेरे पास। तो मेरे पिताजी, जैसे कि गाँव और पढ़ाई-लिखाई का तो कोई मेरे पास मेरे घर में ना तो कोई था पहले, ना तो करंट में कोई ऐसा सिचुएशन पढ़ाई का था नहीं।
और देखा जाए तो भारतवर्ष में जो लगभग 70 से 75% गांव है, और गांव का कल्चर तब भी और आज भी लगभग बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। और जो आम आदमी होता है वो क्या होता है कि वो कमाने चला जाता है, चाहे बम्बई चला जाए, कलकत्ता चला जाए, या अपने नियरेस्ट मार्केट में जाए पैसा कमाने। तो और वो इतना बिजी रहता है अपने लाइफ में, तो वो अपने बच्चों को कभी वो नहीं कह पाता, सोच नहीं पाता है कि हम अपने बच्चों को ये कर दें, वो कर दें, कि पढ़ाई में नाम लिखवा दें, पढ़ ले, कुछ कर ले। ऐसा कोई सोचता नहीं, वो तुक्के से बन गया तो बन गया। और हो, जबकि सरकारी स्कूल फ्री है, उसके बावजूद भी लोग उनके अंदर वो नहीं आता कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पहले भेज दें, फिर मैं जाऊं काम पे, फिर वहां से आऊं, फिर सरकारी स्कूल में जाऊं, अपने बच्चों को लेके आऊं, फिर ऐसे करूं। तो ये सब इतना कोई नहीं करता तामझाम। तो ठीक ठीक यही सिचुएशन था मेरे साथ भी। और मैं जो है मैं मुझे लगता है कि मैंने पिताजी से बात किया तो पिताजी ये बता रहे थे मुझे कि जब मैं 4 साल का था तभी मैं पिताजी के साथ चाय की दुकान पे बैठता था। तो मेरा यही काम था कि मैं जो है चाय जो भी ऑर्डर करता था नियरेस्ट अगल-बगल के लोग, मैं उनके एक कुल्हड़ और चाय का केटली लेकर के लेके देता था। यही मेरा डेली का प्रक्रिया था। एवरी डे मैं सुबह जाता था और शाम को जो है दिन भर रहता था, शाम को आता। तो ये मेरा डेली का प्रोग्राम था वहाँ पे। और शाम को दोपहर को 10-10 बजे मैं आता था घर, पिताजी के खाना लेकर के, खाना अपने सर पे रख के तस्तरी में एक प्लेट में खाना पूरा चावल और दाल लेकर के सर पे रख के और पैदल जाता था, फिर वहां से आता था। तो ये मेरा डेली का रूटीन था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरे मेरे 2 बड़े भाई हैं, उन्होंने जो है एक बार ऐसे ही अपने दुकान के बगल में एक छोटा सा फील्ड था खेलने का, वहीं पे दोनों भाई मेरे खेल रहे थे। उसी समय उसी राह से मेरे पिताजी के दोस्त जो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, तो इन्होंने जो है मेरे दोनों भाइयों को पकड़ा और कहा कि चलो तुम दोनों का नाम लिखवा देते हैं सरकारी स्कूल में। गुस्से में थे वो कि ये सब यहाँ पे टहल रहे हैं, इससे अच्छा हम ले चलते हैं इनको मार पीट के। तो उन्होंने जो है स्कूल में नाम लिखा दिया, आगे ले सरकारी स्कूल थी, वहाँ पे नाम लिखवा दिया। और उसके बाद उन्होंने वापस आए तो उन्होंने बताया कि आप हमारे पिताजी को उन्होंने बताया कि तुम्हारे दोनों बेटे का हमने नाम लिखवा दिया है ऐसा करके। तो मैं यहाँ पे ये जिक्र कर रहा हूँ कि जो पहली बार जब किसी ने हमारे घर में किसी को स्कूल में नाम लिखवाया है, तो मेरे पिताजी भी नहीं बल्कि यही वो इंसान है जिन्होंने जो है नाम लिखवाया था हमारे घर का। तो वही एक पहला स्टेप थी एजुकेशन का। मैं इनका पूरा श्रेय मैं इनको देना चाहूँगा। और चूँकि मैं छोटा था तो लेकिन मैं साथ में था, लेकिन मेरा नाम नहीं लिखवाया गया था, लेकिन एक पहली पहली जो सीढ़ी दी थी, वो वही थी। ठीक है? और आपका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं चले गए क्या? ओके। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं यहीं पे हूँ और आपको ध्यान से सुन रहा हूँ, बिल्कुल। अच्छा, 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 अच्छा। और अभी मैं बात करता हूँ कि जब मैं बचपन में जब छोटा था, मतलब सारे लोग छोटे ही होते हैं और तो जो मेरा, जैसे कि मैंने बताया, पढ़ने का कोई माहौल नहीं था, तो लोग जो है जो मर्जी आए करो, फैमिली को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 5 साल 6 साल से ऊपर हो तो आप जो मर्जी आए करो। तो हम क्या करते थे, हम जो है महुआ के पत्ते को तोड़ के उसको इस तरह से बंडल बना के और दुकान-दुकान पे बेचते थे। ये हमारा पर्सनल पॉकेट मनी के लिए पैसा, हम सब मूवी देखना हो या कुछ इस तरह से काम करना हो या जीप-जरन खाना हो या चूरन खाना हो, तो इस तरह से हम पैसा अरेंज करते थे। और जो पुराने सीसी बोतल होते थे, उसको भी हमने धो करके जो है कबाड़ के दुकान पे बेचा करते थे। और और सबसे ज़रूरी जो टर्निंग पॉइंट है मेरी लाइफ़ का, वो है सब्ज़ी बेचना। तो एक बार क्या हुआ कि हम हमारे घर में कोई ऐसा नहीं था कि कोई सब्जी का हम सब पहले बेचा करते थे, लेकिन ऐसे ही मेरे पिताजी खेतों में जब काम करते थे, तो कभी-कभी सब्जी मात्रा में ज़्यादा हो जाती थी, तो एक दिन हमसे कहा कि जाओ तुम बेच आओ। तो हमने जो है तराजू और बटखरे और वो सब सर पे लेकर के हमने जो है गाँव-गाँव जो नज़दीकी शहर है वहाँ पे हम सब गए बेचने, और मेरी बहन भी थी साथ में। तो बिक गया। तो उसी दिन से हमने जो है लगभग एवरीडे सब्जी बेचना शुरू कर दिए, और सुबह ही हम जो है सब्जी बेचने चले जाते थे और लगभग 10-10 बजे तक वापस आ जाते थे। और फिर जो है दिन भर आप जो मर्जी आए करो। तो मुझे इसका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा कि आप सवेरे-सवेरे अपना काम कर लो, बाकी दिन भर वो आप वो करो जो आप करना चाहते हैं। और एक बार मैं आपको
ऐसे कहानी के रूप में सुनाता हूँ आपको कि एक बार ऐसा हुआ कि मैं सब्जी बेचने गया था, व्हाइट वाला मेरे पास बैंगन था और व्हाइट वाला बैंगन पहली बार हमने बेचना भी शुरू किया था और पहली बार लोग देखे भी थे शायद, तो कोई खरीद नहीं रहा था मेरा व्हाइट वाला बैंगन। तो मैं दिन भर पूरा सवेरे तक घूमा और कोई नहीं लिया, तो फिर मुझे 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 बड़ा कष्ट हुआ कि यार मैं बेच नहीं पा रहा हूँ। तो मैं घर उस दिन वापस नहीं आया, मैं उसी मार्केट में एक नीम का पेड़ है, उसी पेड़ के नीचे मैं बैठ गया बोरा बिछा के कि इसको बेच के ही जाएँगे। चाहे मुझे मतलब 50 पैसे का बिके, ₹1 के बिके, लेकिन मैं बोहनी करके जाऊँगा, इतना मैंने प्रण कर लिया था। थोड़ा ज़िद्दी था मैं उस समय। तो बहुत देर तक मैं बैठा रहा, 2 घंटे, 3 घंटे बिना खाए-पिए, काफ़ी 2-3 बज गए, लेकिन मेरा एक भी बिका नहीं, बल्कि वो जो व्हाइट बैंगन होता है, धीरे-धीरे उसका कलर बदल करके और खराब ही होता जा रहा था। ठीक है? तो आशा एकदम नहीं था कि अब कोई बिकेगा, लेकिन मैंने भी सोचा था मैं जाऊँगा ही नहीं, अगर जाना पड़ेगा तो बगल में एक जो है नर्दा था, मैं सोचा वहीं फेंक के ही जाऊँगा। तो फिर जो है एक वहाँ पे एक मौलवी साहब थे, बहुत देर से मुझे देख रहे थे। उन्हें भी पता था कि ये कोई समय नहीं है सब्ज़ी बेचने का, गर्मी के मौसम में कौन इतना दोपहरिया में नीम के पेड़ बेच के जो है बैंगन बेचेगा। तो उन्होंने मेरे 50 पैसे दे करके उन्होंने एक बैंगन हमसे लिया और वही मुझे पता था कि वो जो है जानते थे शायद। एक होता है कि जैसे कि आप किसी चीज़ को आप दिल से चाहो तो वो चीज़ें आपके साथ अनुरूप होने लगती हैं। तो उन्होंने बैंगन लिया, बैंगन को अपने हाथ से ही तोड़ करके आस-पास में एक 2 बकरियाँ चल रही थी उसको खिला दिए उन्होंने। तभी मुझे पता चला कि ये जो है शायद वो अपना खरीदने के लिए सिर्फ़ खरीद रहे हैं, मेरी मदद करने के लिए शायद खरीद रहे हैं। तो 50 पैसे उन्होंने दिया और उस 50 पैसे की खुशी मैं अभी तक मैं बयाँ नहीं कर सकता हूँ कि कितनी खुशी हुई थी मुझे उस समय। और वो 50 पैसे मैं लेकर के अपने घर में महसूस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, घर पे आया, सबको बताया, है ना? हुँ। तो पिताजी को भी मैंने डाँटा बल्कि हम कहा कि आज के बाद ये बैंगन आप लेना बोना बंद कर दीजिए। हाँ। क्योंकि मैं अब नहीं बेचूँगा इसको। तो मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा सब्ज़ी बेचने का। सब्ज़ी मैं बीएससी फर्स्ट ईयर मतलब क्लास 10th, 11th, 12 बीएससी फर्स्ट ईयर तक मैं बेचा करता था। और 1991 में क्या हुआ कि एक नया चीज़ शुरू हुआ, चूँकि हमारे तीनों भाई लगभग ऐसे ही थे, तो पिताजी के पास जो है हमारे जो चाय की दुकान थी, वो बहुत पहले बंद हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने कारपेट का जो वूल होता है, वो बेचा करते थे। और उसी दौरान 91 में मेरे दोनों भाइयों की शादी हुई थी एक ही साल और शायद एक ही महीने में हुई थी। तो उनका जो है जितना भी पैसा था सब खत्म हो गया। तो वो भी दुकान बंद कर दिए। जब बंद कर दिए तो हमारे घर में पैसे का जो सोर्स है पूरी तरीके से बंद हो गया। तो हम ही तीनों लोग थे, तो पिताजी ने हम सबको इंट्रोड्यूस करवाया कालीन, कारपेट बुनना, ठीक है? तो 1991 से लेकर के हमने जो है कालीन पे हमारे सब परिवार सारे परिवार के लोग मिलके कालीन पे ही काम करते थे। जैसे कि आप देख रहे हैं मुझे, ये तो मैं अमेरिका से वापस जाकर के ऐसे मस्ती में फ़ोटो खिंचा रहा हूँ, लेकिन कालीन बुनना दिस इज़ नॉट अ फन। है ना? दुनिया का सबसे बोरिंग काम मुझे ऐसा लगा है कि ये हुँ। कालीन ही है, जबकि हमने 1991 से लेकर के 2010 तक हमारे घर में लगभग 19 साल तक हम सब ने काम किया इस पे। हुँ। तो जो हम सब का पैसे का जो मुख्य स्रोत था, बस यही था। हुँ। और मैंने जैसे कि मैंने बताया बीएससी हो, एमएससी हो, पीएचडी हो, जब भी मैं घर जाता था तो कालीन ही बुनता था। इवन अमेरिका भी गया था, अमेरिका से जब वापस आया था तो वो तभी अब उसी समय का फ़ोटो है। जी। और एक मैं और स्टोरी और आपको सुनाना चाहूँगा अपने कपड़ों के बारे में। जी। और कपड़े मैंने पता नहीं क्यों मेरे अंदर से ऐसा अचानक से आया कि मैं जो है नए कपड़े नहीं पहनता था। मैं पता नहीं ऐसा भी नहीं था कि मेरे अंदर बहुत ऐसा कुछ चेंज आ गया। 9-10 में था तब से ही मेरे अंदर में ऐसा आ गया कि मैं कपड़े नए नहीं पहनूँगा। पुराने बड़े भाई के, छोटे भाई के, रिश्तेदारों की, अड़ोसी के, पड़ोसी के जो फेंक दिया हो हम वही लेंगे, नया नहीं पहनेंगे। और कुछ पैसों की भी प्रॉब्लम थी, कुछ मेरी ज़िद भी थी। हुँ। अब ऐसा क्यों था मुझे नहीं पता है। तो मैं क्या करता था कि किसी के भी कपड़े मुझे मिल जाए, चाहे उम्र में बड़ा हो, छोटा हो, तो उसको ये 2 दर्जी हैं, जो हमारे लिए जो है सिला अच्छा। करते थे। हुँ। और जैसे कि फुल पैंट जो होता था, पीछे का एक्स्ट्रा रूम होता है, उसको जी, छोड़ के जी। काट के छोटा, काट के बड़ा, हुँ, है हुँ। ना? और कुछ कपड़े किसी के जल गए हैं, जैसे आप अंगीठी ताप रहे हो, किसी के पैर कपड़े जल गए,
तो फेंक देते थे, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होता था, तो मैं उसको ले लेता था और मैं सिलवा लेता था उसको। तो मैं पूरी बीएससी और इवन जब भी मैं तैयारी करता था, सब मैं सेकेंड हैंड कपड़ों का ही इस्तेमाल किया था। जी। और ये दोनों परेशान भी रहते थे कि तुम कहाँ-कहाँ से लेके आते हो। और एक बार जब मैं बीएससी में 3rd ईयर में जब मुझे कन्वोकेशन था, मुझे मेडल लेने जाना था स्टेज पे, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। मुझे फ़ोटो-वोटो खिंचवाने थे, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं थे। लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं अच्छा कपड़ा पहन के जाऊँ। और पैसे थे नहीं कि मैं कपड़ा सिलवा लूँ इतनी जल्दी-जल्दी में। तो मैं अपने पड़ोसी से माँगा पैंट, वो हमारी उम्र में छोटा था। मैं दिखाऊँगा भी आपको। तो वो मैं उसका बेल्ट, पैंट, शर्ट सब कुछ मैं उसी की पहना। उम्र में छोटा था, सब कुछ मेरे टाइट था अंदर से। पैंट भी मेरा लगभग 4 इंच छोटी थी। तो इससे आप मतलब एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने कभी पैसे किसी भी प्रकार से कपड़े में मैंने इन्वेस्ट नहीं किए थे, कभी भी। और मुझे ऐसा लगता था कि घर वाले इतना कर रहे हैं, तो इतना तो मैं एडजस्ट कर ही सकता हूँ, ऐसा मेरे अंदर पता नहीं कैसे आ गया था। और जब मैं पीएचडी के लिए पीएचडी मेरी में सीडीआरआई लखनऊ में जब मुझे जाना था, और उसी दिन मैंने अपने भैया से बोला कि मुझे नया शर्ट चाहिए। तो भैया ने मेरे जो है, हम और भैया दोनों लोग मिल के गए थे नज़दीकी मार्केट से। ₹150 का शर्ट लिया उन्होंने, ब्लू कलर का। मुझे याद है अभी भी वो शर्ट और वो पैसा और मोल-भाव करने का तरीका मेरे भैया का, सब कुछ याद है। और उसी दिन मुझे पता चला कि शर्ट जो है ₹150 के मिलते हैं, ऐसा। एक एक छोटा-सा और ऐड करूँगा यहाँ पे। जब मैं सीडीआरआई में था, तो जब मुझे पहली सैलरी मिली, तो 6 महीना बाद मिली थी। हाँ, हाँ। लेट हो गया था, तो हुँ, मुझे 60-64 हज़ार रुपए मिले थे। तो हुँ, उस समय भैया को बुलाया कि आप, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मुझसे अकेले सँभलेगा नहीं, आप आ जाओ। तो आए थे वो, तो हम गए शॉपिंग करने। हम और भैया शॉपिंग करने गए हज़रतगंज, जी। जो भी है। हाँ, हाँ। तो ये जहाँ पे वो है ना, दूल्हे सजाएँगे हम, उस टाइप हाँ, का हाँ, जो हाँ, हाँ, मार्केट हाँ। था, अच्छा, अच्छा। हम उसमें चले गए। तो जी। उसको बोला कि भैया हमें शर्ट दिखाओ, तो उसने कहा कितने का तक का दिखा दे, तो हमने कहा 150 तक का दिखा। तो हम और भैया थे, तो उसने हमको पुश किया, और मुझे वो जो अम, जो वाजपेयी कचौड़ी के बगल में एक सिनेमा हॉल है ना, हाँ, तो हाँ। हाँ, तो उसको इशारा किया कि वहाँ जाओ सिनेमा हॉल, वहाँ भोजपुरी मूवी लगती थी। तो हमको कहा कि ₹10 लगेगा, वहाँ सिनेमा हॉल का टिकट लो, वहाँ जाके बैठो। मतलब पुश करके निकाल दिया मुझे वहाँ से, हम दोनों लोगों को। तब मुझे पता चला कि अब लखनऊ में ₹150 की शर्ट नहीं मिलती। तो ये सब घटना हुई है मेरे साथ। हुँ, हुँ, अब हम बात करते हैं पढ़ाई-लिखाई की, हमने कैसे पढ़ाई-लिखाई किया है हुँ, सब सिचुएशन में। तो क्लास कक्षा 1 से लेके 8 तक ऐसे ही था, हम सबके गाँव का जो स्कूल था वहीं आना-जाना था। हुँ, थोड़ा दूरी पे था, आते-जाते थे रेगुलरली, पढ़ने-लिखने से कोई मतलब नहीं। एबीसीडी मुझे कक्षा 8 में आया था, हुँ, और कक्षा 7 में मैंने क, ख, ग, घ सीखा था, ठीक हुँ, है? तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्योंकि घर में कोई मारने-पीटने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, कोई प्रॉब्लम, जो मर्ज़ी आए करो, कोई टेंशन नहीं। तो हम सब के यहाँ कोई ऐसा पढ़ने का माहौल नहीं था। जी। और उसके बाद जब 9th में एडमिशन हुआ, तो 9th मेरे लिए और भी चैलेंजिंग हुआ कि वो थोड़ा दूसरी जगह जाना था और थोड़ा प्रोफ़ेशनल लेवल पे था, तो मुझे एक रत्ती समझ में नहीं आती थी, कुछ भी नहीं समझ में आता था। बस झोला लेके, लेकिन डाल जाता डेली था, डेली जाओ, डेली आओ, ये सब मेरा तामझाम था। और 9th में मेरे जो है ड्रेस नहीं थे। तो ड्रेस की वजह से 1-2 महीना तो मैं गया ही नहीं। जाता था, बाहर से खिड़की से पढ़ता था, या दरवाजे की तरफ बैठा रहता था। कोई जो एक टीचर है जो ड्रेस पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, तो उसका क्लास मिस कर देते थे, बाकी सबका अटेंड करते थे, है ना? तो इस टाइप से मैं अपना 9th का करियर शुरू किया। और एक मैं और कहानी सुनाऊँगा आपको यहाँ पे, जी। कि जब मुझे लगा कि यार मैं क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा हूँ, मैं अंदर बैठना चाहता हूँ, सिर्फ़ मैं ड्रेस की वजह से नहीं बैठ पा रहा हूँ, तो मैंने अपनी माँ से बोला, नहीं, अपने पिताजी से बोला कि मुझे ड्रेस चाहिए। तो उन्होंने अपना बताया कि मिल मिल जाएगा वगैरह-वगैरह। तो वैसे टलता गया। एक दिन मैं ऐसे रोने लगा। हमने कहा मुझे ड्रेस चाहिए, बिना ड्रेस के हम अंदर नहीं जा पाएँगे। तो मेरी मम्मी ने हमको देखा, पूछा कि कौन से कलर का चाहिए? तो मैंने बताया उसको सफ़ेद कलर का टॉप चाहिए, और बैंगनी आसमानी ब्लू कलर का मुझे पैंट चाहिए। तो उसके पास एक पेटीकोट का कपड़ा था, जो कि उसके स्कूल के पैंट के कपड़ों से मैच करता था कलर से, ठीक है? और वही मुझे दिया, हमने कहा यही तो मुझे चाहिए था, तो वही मैंने जाके तुरंत सिलवाए।
और आप तो जानते हैं कि पेटीकोट का कपड़ा एकदम प्योर कॉटन होता है, और मैं उसका पैंट सिलवा लिया था उसमें से। तो पूरा उसमें चिमुरन बहुत ज्यादा रहते थे, मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन उस दिन से मैं इतना खुश था कि मुझे कम से कम स्कूल में अब क्लास में एंट्री मुझे मिलने लगी उस दिन से। तो इस तरह से मेरा करियर शुरू हुआ। तो फिर 10th में गए, 10th में भी यही हाल था। और देखा जाए तो मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों से बहुत ज़्यादा मारपीट, गाली गलौज ये सब ही ज़्यादा होते थे मेरे साथ। तो मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं करता था अपना पढ़ाई लिखाई। और उसी समय आप फोटो में आप देख रहे हैं स्काउट, और उसी समय एक वॉलंटियर था कि आप अगर आप स्काउट में भाग लेना चाहते हो तो अपना नाम लिखाएं। तो मैंने नाम इसलिए लिखवा लिया क्योंकि मैं स्कूल में बैठ के मुझे मज़ा नहीं आता था, मुझे कुर्सी कभी नहीं मिलती थी, पीछे खड़े खड़े सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहो। स्काउट में क्या होता था कि कम से कम वहाँ दरी वरी बिछी रहती थी, आप जी आराम से बैठो, ठंडा ठंडा रहता था, हॉल था, नाच गाने होते थे है ना, जी डांट कैसे बनाए और फर्स्ट एड बॉक्स कैसे सुरक्षा करे जीवन की, ये जी सब जी सारी चीजें समझाते थे, मुझे अच्छे से समझ में आती थी। तो मेरी लाइफ जो है स्काउट में ज़्यादा मैं टाइम देता था, पढ़ाई लिखाई में कम, क्योंकि वहाँ मुझे वैसे भी कुछ नहीं समझ में नहीं आने वाला है, तो मैं जाता ही नहीं था। तो इस प्रकार से जब 10th में मैं गया, 10th का एग्जाम दिया और 10th में हो गया मैं फेल। तो ये मेरी मार्कशीट है, आप देख सकते हैं। जी ठीक है। जी और जब रिजल्ट आया तो मैं मार्केट गया और अखबार में देखा मेरा नंबर नहीं था, और उसके एक हफ्ते पहले से मैं इंतजार कर रहा था कि रिजल्ट कब आएगा कब आएगा कब आएगा। और बहुत एक्साइटमेंट था मेरे अंदर कि मुझे देखना है। और जब मैं वहाँ से आया तो रिजल्ट पता लगा फेल है, तो मुझे बहुत ही कष्ट हुआ, मुझे बहुत। और फिर मैं रास्ते भर रोते रोते आया घर पे, और रास्ते में ही एक गांव का कोई अनपढ़ इंसान था, तो वो हमको पहचानता था कि क्यों रो रहा है, उसे लगा कुछ गड़बड़ हो गया क्या इसके साथ। तो मैंने बताया कि मैं फेल हो गया, तो कहे है मर्दवा फेल हो पे कौन रोवत। तो मुझे उस पर गुस्सा आई कि हमका तुम्हें क्या पता फेल होना क्या होता है ना। तो घर पे गया, घर पे काफ़ी सपोर्ट मिला इस बात को लेकर कि चलो कोई नहीं कोई नहीं। मेरी मम्मी जो है एग्जामिनर को गाली देती थी कि अरे उन्होंने तुमको फेल कर दिया, उनकी गलती है तुम्हारी नहीं है। इस तरह से मुझे सपोर्ट मिला घर पे काफ़ी। और फेल होने के बाद जो है ऐसा नहीं था कि मेरे अंदर परिवर्तन आ गया कि अब मुझे पास ही होना है वगैरह वगैरह। लेकिन जो पढ़ने का जो तारतम्य था मैंने कभी तोड़ा नहीं। और मेरे 2 बड़े भाई थे, तब तक पढ़ाई छोड़ चुके थे, तो मेरे पास थोड़ा रूम था, बिना की साइड में आपको दुकान पे नहीं बैठना है, इस तरह से काम करने का मेरे पास फ्रीडम था। जी तो मैंने पिताजी को बोला कि मुझे कोचिंग करना है उस सब्जेक्ट का जिसमें मैं फेल हुआ, तो मैथ में मैं फेल था। तो कोचिंग किया, कोचिंग में भी बहुत अच्छा नहीं था परफॉर्मेंस मेरा। एक दिन टीचर मैथ वाले ने बोले कि तुम इसका आंसर बताओ, हमका मुझे नहीं पता, कहीं तुम्हें जो मैं, हमने उनको क्लियरली बोला, हमका सर आप जितना भी पढ़ाते मुझे एक भी चीज़ें समझ में नहीं आती। तो उन्होंने हमको कहा कि आज के बाद तुम कभी आगे मत बैठना, उधर कोने बैठना। तो उस दिन से मैं कोने ही बैठता था। तो इस तरह से शुरू हुई जब मैं, लेकिन मैं पढ़ने का जो कार्यक्रम था, तारतम्य था, कभी तोड़ा नहीं था। जी ठीक है। और आप इसका एक और उदाहरण बता देता हूँ कि जब मैं हाई स्कूल जो फेल होता है वो प्राइवेट हो जाता है। अभी क्या स्थिति है इंडिया का मुझे पता नहीं है। जी ठीक है। तो प्राइवेट हो जाते हैं तो आप रेगुलर क्लास में आप बैठ नहीं सकते हैं। उस टाइम का ऐसा रूल था, आप घर पे रहो, मतलब जैसे कि नेचर स्वयं आपको कह रहा है कि अब बस करो, अब आपसे नहीं होगा। है ना, जी कि जब 2 साल पढ़ के नहीं कर नहीं, पाए तो आपके रिजल्ट को देख के मुझे एक चीज याद आती है कि जी मतलब ये हम लोग मतलब 8वीं कक्षा तक मैं मैथ में पास नहीं कर पाता था। मैथ मेरी भी बहुत कमजोर रही थी, लेकिन सौभाग्यवश हमें एक अच्छे टीचर मिल गए क्लास 9th में, जिन जो कि स्कूल के नहीं थे, बाहर के थे। वहाँ सभी बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते थे और वहाँ मैं भी जाता था। उनका नाम था कुंदन सर। और उनके सानिध्य में मतलब समझिए कि उन्होंने कायाकल्प कर दिया। लेकिन 10th के बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं मैथ लूं। नंबर तो आ गए, परसेंटेज आ गया, लेकिन मैंने मैथ को कभी उस तरह से गले नहीं लगाया। गणित मेरी हाँ हमेशा ही वैसे ही रही। हाँ। और तो ये हमको लगता है कि बायोलॉजी के ज्यादातर बच्चों का हाल है, जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उनका गणित थोड़ा ये हाँ, रहता है।
अब फिजिक्स भी थोड़ा बहुत रहता, हिला फिजिक्स रहता है। तो रहता है, जो दोनों गणित से जुड़े हुए हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। तो तो मैं सोच रहा था कि मैं घर पे रह के कैसे पढ़ूँ? स्कूल मुझे जाने नहीं दे रहे थे। तो मैं जाता था, सोचा स्नीक आउट करके धीरे से निकल लेंगे, इस तरह से मैं प्रयास करता था ऐसे-तैसे। तो एक बार एक टीचर ने हमको अच्छा खासा डाँट-वाँट दिया कि तुम कभी आना मत इधर, झोला लेके जो सिलाए हो हर साल लेके आना, ज़िंदगी तुम्हारी ऐसी बीत जाएगी। तो मैंने वहाँ के एक प्रिंसिपल को लेटर लिखा खुद से, मैंने पता नहीं मेरे अंदर ऐसा कैसे आ गया, लेकिन मैंने लिखा एक लेटर कि मैं प्राइवेट का छात्र हूँ और मैं क्लास में बैठना चाहता हूँ जी, और मुझे अनुमति दें। अगर मैं किसी प्रकार की गलती करता हूँ, जैसे कि कोई भी लड़ाई झगड़ा हो या कुछ हुँ, भी, तब आप हमको जो है हमारा प्रश्न पत्र ना दें, फाड़ के फेंक दें, मुझे हुँ, नहीं चाहिए। इतना मैंने लिख दिया उसमें। और प्रिंसिपल से मिलने के लिए बहुत जानते, बहुत उसमें भी तिकड़मबाज, इतना ईज़ी नहीं था मेरे लिए, बहुत जी, जी, 2-3 3 दिन 4 दिन लग गए मिलने के लिए मुझे। मैंने जैसे लेटर दिया उनके हाथ में, उन्होंने पढ़ा और मेरे तरफ ऐसे देखा और तुरंत साइन करके दे दिया। तो उन्हें उसको उनको भी फ़ील हो गया था कि ही इज़ रियली वांट दिस हुँ, परमिशन। वो सर्टिफ़िकेट मिला जब मुझे आईडी कार्ड, वो उस दिन से मेरा वो आईडी कार्ड हो गया। पॉकेट में रखता था। जी। जब भी कोई टीचर मुझे ऊ-वहाँ बोलता तुरंत ऐसे निकाल के दिखा देता। तो जी, उसके बाद से मुझे किसी ने रोका नहीं। जी, तो इस तरह से हुआ, फिर मैं हाई स्कूल पास हो गया फर्स्ट डिवीज़न, हुँ, लेकिन वो नकल मार के हुआ था। बहुत सो-सो न था ही मैं। जी, फिर जी, 11th-12th में गए। हुँ, 11th में पहली बार मेरा कोई दोस्त बना। 10th हुँ, तक मेरा कोई दोस्त नहीं था स्कूल में, ऐसा नहीं था जी, कि स्कूल में मेरा एक फला कोई दोस्त है। हुँ, 11th में मेरा पहली बार कोई दोस्त बनना शुरू हुआ, पढ़ाई-लिखाई थोड़ा अच्छा लगना शुरू हुआ और फिज़िक्स का मैं कोचिंग किया, तो फिज़िक्स मुझे समझ में आने लगी जी, और इतना ज़्यादा समझ में आने लगा कि मैं जो है पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर मेरे आते थे। जी, तो पढ़ना मैं धीरे-धीरे एन्जॉय करना शुरू कर दिया। लेकिन सिर्फ़ फिज़िक्स ही आती थी और कुछ नहीं आता था। बायोलॉजी और केमिस्ट्री, हिंदी, अंग्रेज़ी, अंग्रेज़ी की तो और हालत ख़राब थी, है जी, ना? इसके बाद जो है थर्ड सेकंड डिवीज़न मैंने जो है इंटरमीडिएट पास किया जी, और उसके बाद मेरी आई नंबर बीएससी की। तो बीएससी जो है मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मैं कहूँगा हुँ, हुँ, और वो मैं इसलिए कहूँगा कि मेन जो मेरा एजुकेशन का जो मेन जो टर्निंग पॉइंट है वो बीएससी है। हुँ, तो मैं जैसे कि मेरी जो लाइफ थी पूरा कूप-मंडूक जैसी थी, जी, कि कुछ नहीं पता है, ये जैसे क्लास 5 में है तो 6 में जाएँगे, 6 में है तो 7 में जाएँगे, जी, इंटरमीडिएट में है तो बीए करेंगे या बीएससी करेंगे, तो हुँ, इतना ही पता था। तो सब लोग ज जहाँ जा रहे थे वहीं लोग हम भी चले गए। बीएससी और मैंने बीए में भी एडमिशन ले लिया, गाँव वालों ने डरा भी दिया था, हुँ, ठीक है? तो मैं बीए में एडमिशन लिया, फिर ट्रांसफ़र कराया बीएससी में। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब लाइफ़ का कुछ भी नहीं पता है, उद्देश्य, कोई बिल्कुल, लक्ष्य बिल्कुल। क्या और है ना? बीएससी आपने क्या अपने भदोही से ही किया था कि हाँ, मुख्य? ज्ञानपुर में जी, है एक जी, डिग्री कॉलेज, जी, वहाँ से मैं पीजी कॉलेज है। तो बीएससी में मैंने एडमिशन लिया और मेरे दोस्त जो थे उन्होंने कहा कि तुम यहीं रुक जाओ, ज्ञानपुर में ही रुक के पढ़ाई करते हैं। उसमें भी काफ़ी हुआ कि नहीं बेकार है, घर पे ही पढ़ेंगे। फिर मैं किसी भी तरीके से मान गया उनके बात को और हम जो है ज्ञानपुर में ही रहना शुरू कर दिए, अपने दोस्त के साथ, पढ़ाई के लिए। और उसके बाद मैंने एक पढ़ाई शुरू की और मैं आपको 1-2 पॉइंट बताना चाहता हूँ मोटिवेशन जो जी, पढ़ने की जी, मेरी कहाँ से आई, ठीक है? और एक बार ऐसा हुआ कि मैं ज्ञानपुर में था और ज्ञानपुर से रास्ता जो है, जो मेरे घर की तरफ जाता है, हुँ, हुँ, वहाँ पे एक दिन मैंने देखा मैं जो है सब्जी स्कूल से वापस आ रहा था कॉलेज से क्लास अटेंड करके और रास्ते में मैंने देखा मेरे पिताजी इक्के पे बैठ के हमारे जिस शहर में आए थे वहाँ से काम करके अपने घर की तरफ वापस जा रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने मेरी हम दोनों की आँखें आपस में मिली, हुँ, हुँ, तो इक्का चल चुका था जी, और उन्होंने मुझे चलते-चलते इक्के पर से अपने कुर्ते में से 10 का नोट निकाला और उसे देते हुए जैसे चले गए जी, और इक्का चल रहा है, वो चला गया अभी वो। जी, और मैं न एक शब्द भी नहीं बोला, ना उन्होंने हमको कोई एक शब्द बोला, वो चले गए और हम ₹10 लेके खड़े हो गए वहाँ पे। तो वो ₹10 मेरे लिए बहुत ज़्यादा अंदर तक मुझे हिला दिया। उसका कारण ये है कि जैसे कि गाँव में आज भी हुँ, गाँव का मैं पूरा भारतवर्ष ही बोलूँगा जी, जी, कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को कभी 10 पैसे या
50 पैसे या 1 रुपए अभी भी नहीं देता है कि ये लो ये 50 पैसे जाओ कोई कैंडी खा लो या चॉकलेट खा लो, है ना, लेमन जूस खा लो। गांव में अभी तक भी कोई नहीं कहता अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को कि 5 रुपए ले लो, जाओ कुछ खा लो, है ना, कोई नहीं कहता। मतलब जब तक कि वो रोएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, मांगेगा नहीं, वो उसको नहीं मिलता है। ठीक है, तो वही मैंने सोचा कि यार इन्होंने मुझको 10 रुपए क्यों दे दिया। आज तक तो मैंने इतना दिन रोया घर पे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कभी मिलता नहीं था। अब आज इन्होंने मुझे 10 रुपए क्यों दे दिया। ठीक है तो मैं बहुत रोया उस 10 रुपए को ले करके हाथ में। और मेरे दोस्त लोग थे लेकिन किसी को पता नहीं था, लेकिन मैं बहुत रोता था। 3-4 दिन तक मुझे जो है परेशान करके रखा था कि ऐसा क्यों हुआ। जी। और देखा जाए तो सिंपली तरीके से बहुत सिंपल चीज है। पेरेंट्स, कोई पिता अपने बेटे को देख के 10 रुपए, क्योंकि बेटा बाहर रहता है तो दे कैन अंडरस्टैंड कि उनको 10 रुपए दे देते हैं। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा चीज था वो कि यार उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया। हम मतलब हम तो मांगे भी नहीं थे, फिर क्यों दे दिया, हमको तो जरूरत भी नहीं, फिर क्यों दे दिया। इस तरह से तमाम प्रकार के क्वेश्चन मेरे जहन में हिलते रहते थे। तो पता नहीं, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि गौतम बुद्ध, जैसे लोग कहते हैं ना कि ऋषि मुनि को वहां पे 10 साल तपस्या किया तब जाके ज्ञान की प्राप्ति हुई, जी। है ना। तो वो चीजें मैं थोड़ा महसूस करने लगा कि बाद में महसूस किया, उस समय नहीं महसूस किया था कि जैसे ज्ञान की प्राप्ति होता क्या है। ज्ञान की, जैसे लोग कहते हैं कि जंगल में गए और 10 साल तपस्या किया फिर ज्ञान की प्राप्ति, उसका मतलब ही क्या है। शायद किसी को पता भी नहीं होगा क्या होता है ये चीज, शायद मुझे भी नहीं पता है अभी तक। लेकिन मैं थोड़ा बहुत उस चीज को अपने आप को तुलना किया कि जब ऋषि मुनि अगर कोई जंगल में तप करके आता है तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, इसका मतलब क्या हो गया। इसका मतलब ये होता है कि मेरे अनुसार कि वो जीवन का जो सार वो तत्व होता है वो समझ चुका है कि वो क्या है क्या नहीं है लाइफ में। आपको दूसरे के प्रति कैसे व्यवहार करना है, कोई दूसरा आपके प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए, जी। आपको नेचर ने आपको जो कुछ दिया है तो आप नेचर के लिए क्या दे रहे हो। मतलब इस टाइप की सारी चीजें आपको पूरी नॉलेज हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि अच्छा इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, कुर्सी पे बैठ के जब बताता रहता है बिना पीएचडी का, बिना किसी डिग्री का बोल देता है वो ना, है तो वो उसका ज्ञान है। तो उस दिन से मेरे अंदर अंदर में एक अजीब सा बहुत से चीज चेंज आए मेरे, हार्मोनल, फिजिकल, मेंटल, बहुत से सारे अचानक से चेंज आने लगे मेरे अंदर कि अच्छा बनना है, सब ऐसा ऐसी टाइप की फीलिंग आने लगी। तब मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ करते हैं कि पढ़ेंगे। और जैसे कि और जैसे कि कभी कभी मैं प्रवचन सुनने जाता था ज्ञानपुर में, वहां पे बहुत प्रवचन होता है, उस समय होता था पता नहीं। जी। तो प्रवचन सुनने में जानते हैं, कोई ठेला वाले या यही सब जो है सुनते हैं। मेन दरी पे कोई नहीं बैठता है, दरी पे मेन लोग बैठते हैं, बाकी सब लोग सीट किनारे पे बैठते खड़े थे। मैं रहते हैं। किनारे वाले में था। जी। ठीक है, तो उसमें उन्हीं में बताया कि जैसे कि अगर हिंदू धर्म में जैसे 5 चीजें हैं मोक्ष की प्राप्त करने के लिए, तो उसमें से एक है शिक्षा। कि अगर आप शिक्षा ले रहे हो तो आपको जो है बाहर, आपको जो है मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं, ये करने की जरूरत नहीं, ये करने की जरूरत नहीं, कोई एक चीज हो आपके पास। तब मुझे लगा कि यार मैं तो सही जगह पे हूँ, तो यही चीज है, इसी चीज को हम टारगेट करते हैं। तो मैंने पढ़ाई को जो है बहुत अच्छे से सोचा कि यही एक ऐसा माध्यम है जिससे मुझे जो है अब मुझे ज्ञान की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति तक पहुंचाया जा सकता है। जी। जी। तो उसके बाद से मैंने जो है दिन रात एक कर दिया। और उस छोटी सी मेरे पास एक डायरी होती थी, तो मैं कभी कभी मैं लिखता था। ठीक है, जब भी मुझे मौका मिलता था, आप देख सकते हैं वही डायरी है। जी। जी। और मैं आज भी सोचता हूँ कि मेरे अंदर कैसे इतने अच्छे अच्छे विचार आए कैसे, कि मैंने जो अब मुझे नहीं आते हैं। ठीक है, और आप मेरे लेफ्ट साइड में देखिए, इसमें मैंने सिद्धांत बनाया था अपने लिए कि जी। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, क्या नहीं करना है इस पे मैंने बहुत फोकस किया था। जैसे मुझे मूवी नहीं देखनी है, किसी लड़की से किसी भी प्रकार का मतलब इश्क मोहब्बत से दूर रहना है, मुझे अपने टारगेट पे ध्यान देना है ना। तो इस टाइप की चीजें, मुझे नए कपड़े नहीं पहनने, तो इसी समय मैंने और उसको रूल बना दिया था उस, है ना। तो मैंने बनाया था। आप लेफ्ट में आप देखिए, गरीबों से प्रेम करो प्लस पैसे को त्यागो। ठीक है, इज इक्वल टू कामयाबी प्रोडक्ट के रूप में। ऊपर देखिए आपको क्या ऐसी चीज है जो मोटिवेट करती है चीज करने के लिए, वो जो आपकी चीज को, इस रिएक्शन को बढ़ाती है, वो होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है, वो आपका सिद्धांत है। ये है 1996 में एक मैंने एक बार आप इसको थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कीजिए, हालांकि ये लिखा हुआ है ताकि ये बात जो सुन रहे हैं उनको ध्यान में रहे।
हाँ, इसमें मैंने गरीबों लिखा से, है, जी जी, हाँ, लिखा है गरीबों से प्रेम करो प्लस पैसा त्यागो। जब भी ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन जी हमेशा जो है एक से दो चीजें मिलाई जी जाती हैं, जी, अकेले नहीं होता है, हम्म ठीक है। और जब आपस में रिएक्शन, नीचे लिखा है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट हम्म, मतलब जो आपस में रिएक्शन करते हैं, जी ठीक है। उसके बाद बनता है उसका प्रोडक्ट, ए और बी जब मिलाते हैं तो क्या जी बनता है, सी जी जी, बनता है या सी डी मिलता है या ए बी मिलता है, हम्म जो भी बनता है वो आपका प्रोडक्ट हुआ। हम्म, लेकिन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में एक चीज जरूर होती है, वो होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जी, क्या काम करता है, वो आपकी इसी रिएक्शन को बढ़ा और घटा सकता है, हम्म ठीक है। तो अगर आप रिएक्शन में कैटलिस्ट नहीं रखेंगे तो रिएक्शन जैसे चलता रहेगा, 1 साल 2 साल 20 साल 50 साल हम्म, तक चलता रहेगा। लेकिन आप कैटलिस्ट डाल दोगे तो वो चीज तुरंत हो जाएगा, जल्दी जी हो जाएगा। तो उसके लिए हमने वहां पे लिख रखा है सिद्धांत। हम्म, अगर हम सिद्धांत पे अडिग रहेंगे जी तो जी, हमको आगे जो रिएक्शन के आगे जो प्रोडक्ट है वो हमें मिलेगा जरूर। कहने रमेश, का एक बात मैं बोलना चाहूंगा जी, कि इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड अध्यात्म का कोई डेफिनेशन नहीं हो सकता है, और खुशी का कोई डेफिनेशन नहीं हो सकता है। ये मैं हम्म, पहली बार देख रहा हूँ, और मैं मानूंगा कि आप मतलब यूं ही नहीं गढ़े गए हैं और ये जो आप लिखे होंगे ये बहुत पहले लिखे होंगे, हाँ, लेकिन ये 1996 में मैंने लिखा है। 1996 में आपने लिखा था, तब तो जी। हम लोग +2 कर रहे होंगे हाँ, लेकिन उस समय का लिखा हुआ ये चीज आप जी रहे हैं आज के दिन, जी। मुझे ऐसा लगता है। हाँ, तो एक चीज मैं वो कहूंगा, जो जो लोग जी कहते हैं ना कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई है ना, तो ये यही मेरा उस समय, मैं वो चीज जो गौतम बुद्ध को हुआ होगा या किसी ऋषि मुनि को हुआ होगा, वो सब चीजें मैं लाइफ मैंने जिया है वो चीज, जी ठीक है। एक चीज मैं आपको और दिखाऊंगा कि यहाँ पे टॉप पे लिखा है, रामायण को मत मानो लेकिन रामायण की मानो, ठीक है। जी, उसमें जैसे कि कोई भी बुक्स है, किसी भी प्रकार की है, हम्म किसी भी धर्म का है, तो वो अगर उसमें जो भी चीजें लिखी हैं, जैसे भी लिखी हैं, जैसे अम, हम्म जैसे कि मान लो कि एक बार हनुमान जी राम का पैर दबा रहे थे, ठीक हम्म है। तो राम जी ने ऊपर देखा और बोला कि ये चंद्रमा में दाग क्यों है। तो राम जी ने बोला कि ये जो है आपके चेहरे का प्रतिबिंब है ना, जी इस वजह से दाग दिख रहा है। हम्म तो कहने का मतलब यह है कि चंद्रमा में दाग है, ये तो रामायण में या जैसे भी किसी भी ग्रंथ के माध्यम से आपको बता दिया गया, लेकिन ये हमारी आपकी जिम्मेदारी को पता करें क्या चीज है वो चीज, जी है ना। ये मेरे नाना जी ने हमको बताया था कि प्रश्न करने वाला उत्तर करने वाले से बड़ा होता है, हम्म ठीक है। तो ये सब, और जैसे कि मैंने बताया कि मैं मोटिवेशन के लिए मुझे कहीं से कुछ मिला नहीं कि वो कोई कहीं से मैं पढ़ लिया, कहीं ने मुझे बता दिया, टीवी देख लिया, कहीं से नहीं आया। तो यही स्वतः सब दो मतलब तीन अपने पहलू ऐसे अनुभव से थे। आपका जन्मा हुआ हाँ, सिद्धांत रहा है जीवन में। हाँ। तो बिल्कुल, रामायण भी मैंने बुक कभी पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं जी जो है टीवी में वही जो आता था वही जी मैंने देखा था। और मैं जो है मैंने बताया ना, प्रवचन जब होता था जी मैं जरूर जाता था मैं, जी शाम को होता था, जी जी, तो मैं जाता था वहाँ पे। तो उनकी एक दो बातें मैं जो मुझे अच्छी लगती थी, तो उस चीज़ को मैं रख लेता था अपने पास। और उसी फर्स्ट ईयर में ही ऐसा एक घटना हुआ कि मेरे घर के, अभी कितना टाइम है आपके पास? आप बिंदास बोलिए, हम लोग अच्छा, बिल्कुल सुनने के लिए तैयार हैं, शाम का वक्त है, कोई अच्छा। दिक्कत नहीं। हाँ तो बीएससी फर्स्ट ईयर में ही, हाँ, तो मैंने उसके बाद मैंने आपको बताया कि उस दिन से हमने जो है, हम हमारे पार्टनर ने दिन रात एक कर दिया। हमारे पास इंग्लिश बहुत बड़ी चैलेंजिंग था कि हम्म, बीएससी पूरी इंग्लिश में है, तो सब बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन मैंने कोई भी उस दिन से हमारे अंदर पढ़ाई को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई मुझे। जी मैंने बहुत पढ़ाई किया फर्स्ट ईयर में। हम्म, और दाहिने साइड में कोने आप देख सकते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है, उधार मैंने लिया था, जिससे भी आप तारीख भी देख लीजिए। जी हाँ, 1997 का मैंने देखे 15 रुपए लिए हैं, 10 रुपए, 60 रुपए, जी जी 70 रुपए, इतने ये मैंने दोस्तों से उधार लिए हैं, जी ठीक है। और क्रास देखिए एक भी नहीं है इसका मतलब लौटाया नहीं आपने? अच्छा, तो अभी तो आप लौटा दिए होंगे, बहुत हाँ, कर कर के लौटाया होगा आपने। जी हाँ, जी जी, जब आपके पास डायरी है तो आपको पता तो होगा कि किसने क्या हाँ। दिया था। जी ठीक है। तो जी ये उस समय का है, आप दारी देख सकते हैं। जी जी और ऐसे भी एक जगह देख लेगा ट्यूशन लिखा है, एक जगह मैं पढ़ाया था, 190 रुपए मुझे मिले होंगे शायद। जी, वो ट्यूशन का 190 रुपए लिखा हुआ है। हम्म, तो तो उसी फर्स्ट ईयर में ही मैंने पढ़ाई को ही अपना वर्चस्व दिया कि मुझे पढ़ना है और पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। जी
और जैसे कि मैंने बताया कि मैं जो है सब कुछ समझ चुका था, सब कुछ मेरा भविष्य, मेरा करियर, सब कुछ मेरे क्लियरली मुझे मेरे आँखों से दिखना शुरू हो गया था और मुझे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं थी। और फर्स्ट ईयर में ही मैं कभी ने पढ़ाई से कभी समझौता नहीं करता था कि अगर मेरी बहन की भी शादी है, हुई भी थी, हमारे घर के लगभग 2 ढाई किलोमीटर दूर है, शायद वो सुन भी रही है इस समय। जी, जी। और उसका तिलक था, मैं नहीं गया था, वहीं बगल में ही था जबकि। जी। और घर में जितनी भी शादी-विवाह कोई भी चीज़ होता था, मैं नहीं जाता था, हुँ, हुँ। क्योंकि वो मेरे खिलाफ था कि मैं अपने जो नियम बनाए, मैं इसको तोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो इतना मैं डेडिकेटेड था अपने पढ़ाई को लेकर, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड तो आप जानते हैं बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं थी, लेकिन इसलिए हमको डबल ट्रिपल मेहनत करना पड़ता था उस चीज़ तक पहुँचने के लिए। एक कहानी मैं और सुनाऊँगा यहाँ पे कि फर्स्ट ईयर में जब मैं था तो बगल में एक लड़का जो है, जी। ये जो जिसको मैंने सर्कल कर रखा है, जो जी, आगे जी। है, हुँ, तो ये रात में अक्सर मैं देखता था कि टॉर्च लेके जाता था सामान खरीदने। हुँ। तो बारिश हो तब भी जाता था, तो मैंने एक दिन पूछा उनका कि रात में अपने बच्चों को कोई ऐसे कैसे भेज देता है बाहर, अपने पेरेंट्स को भेजना चाहिए ऐसे-वैसे। एक दिन मैंने बात किया उससे, जी। ये डॉक्टर के घर में रहता था, एमबीबीएस डॉक्टर थे, हुँ, हुँ। सरकारी। तो उसने बोला कि वो मेरे पापा नहीं है, मुझे अब हमको को लगता था कि उनके पापा हैं। तो हमने कहा कि ऐसा कैसे? तो उन्हें बताया पूरी कहानी कि लड़का जो है आसाम का था, चोरी हो गया था जी। और गुम-गुमा के, बेच-बिचा के, इधर-उधर करके हुँ, हुँ। दिल्ली, फिर लखनऊ, फिर वहाँ से ज्ञानपुर ज्ञानपुर में आ गया था। जी। तो मैं बड़ा शॉक में था वो स्टोरी सुन के। तो मेरे बगल में एक चाचा जी रहते थे, फिशरी इंस्पेक्टर के इंस्पेक्टर थे वो, फिश विभाग में। तो मेरी उनसे बहुत अच्छी बैठती थी। तो चाचा को हमने बताई सारी बातें, चाचा ने भी बात किया इस बच्चे से और हमने पूछा कि क्या तुम अपने घर जाना चाहते हो? तो इतना कह के वो रोना शुरू कर दिया, ठीक है? तो हमने चाचा से बात किया तो चाचा जी ने हमको 600-700 रुपए दिए, कहा कि इसको तुम ले जाओ, आसाम पहुँचा के आओ। और पैसे कुल 1200-1300 रुपए खर्च आने थे, तो कुछ मैंने अपने घर से, कुछ गाँव से उधार-उधार लेकर के जी, जी। 1300 रुपए लेकर के हुँ। हमने इसको घर से किडनैप करके भगा के लेके गए। जी। कि जैसे फ़िल्मी स्टाइल में होता नहीं है, जी, साथ में जी। चलेंगे, पता नहीं चलेगा कि तुम मेरे साथ में हो, हुँ। है ना? सेम ऑटो में बैठना है और सेम तुम अपना भाड़ा दोगे, हम अपना देंगे, हम उतरेंगे, तुम मेरे पीछे-पीछे फ़ॉलो करोगे, लेकिन बात नहीं करेंगे। इस तरह से हमने इसको घर से भगाया था और अपने घर पे 1-2 दिन तक रखा था मैंने। हुँ। फिर जो है हम आसाम गए, आसाम मेरे लिए बहुत ईज़ी नहीं था। पैसे खत्म हो गए, भूखे, प्यासे, पैदल, मतलब 10-10, 12-12, 13-13 किलोमीटर तक हम पैदल ही जाया करते थे। हुँ, जी। और चूँकि हमें एड्रेस भी नहीं पता था ना, हमें सिर्फ़ हुँ, जिला पता था हुँ, और गाँव पता था। हुँ, तो गाँव भी वो नदी के जो किनारे गाँव होते हैं, वो हमेशा शिफ्ट होते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। हुँ, तो कोई बता दिया इधर है, तो हम उधर 10 किलोमीटर चले गए, बाद में पता लगा नहीं उधर है, तो उधर चले गए। तो इस तरह से हमने हुँ, 3-4 दिन हमको लग गए थे वहाँ तक पहुँचने में। जी। फाइनली हम उस फैमिली तक पहुँच पाए हुँ। और उनकी मम्मी-पापा से मुलाकात हो पाई और बहुत अच्छा था। उसके बाद मेहमान नवाज़ी शुरू हुई हम सबकी। है जी। ना? तो 10-15 दिन हम वहाँ पे मतलब थे। उनको मतलब चुरा के उस बच्चे को इधर ले आया गया था, वो रास्ता भूल गया था, क्या हुआ था उसके साथ? दरअसल वहाँ में आसाम में बच्चे जो है बहुत चोरी होते थे उस बच्चों समय। की तस्करी की ये थी हाँ, मतलब, हाँ। बहुत बड़ी तो बात। हाँ, कुछ लोग जैसे वो नौकर के रूप में नहीं रखते हैं घर में, जी, 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 समझ गया मैं। तो उसी के लिए वैसे वही काम करता था वो। जो हुँ। भी काम होता था, घर का कारण था, काम-धंधा तो करता था। आप उनको मतलब भदोई से उठा के वापस फिर आप उनको हाँ, सही जगह पे पहुँचाए। हाँ, पहुँचा के चले आए। जी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये मेरे सिद्धांत के खिलाफ था। मेरे पढ़ने का जो तारतम्य जी, था, जी, जी, मैंने कभी क्लास मिस नहीं किया। सब मुझे जानते थे पढ़ने में कि ये ज़रूर आता है। मैं जो है वो 11 दिन क्लास मैंने अटेंड नहीं किए थे। जी। मुझे याद है। जी। जब जब मैं वापस गया तो सब लोग हमको कह रहे थे, हमारे दोस्त लोग, यार तुम होते तो तुमको समझ में आ जाता कि उन्होंने क्या बताया केमिस्ट्री में, है जी, ना? जी। ऐसा बोलते थे। हम कहा टेंशन ना लो, मैं आ गया हूँ। तो जब मैं वहाँ पे गया तो उसी समय उल्फा जानते हैं कि आतंकवादी जी। तब थे, अभी भी है शायद। तो इस सब के बारे में मैं परे था कि ये सब चीज़ें घटना भी होती हैं। हुँ, शायद अब मैं ना जा पाऊँ किसी को इतना बड़ा रिस्क लेकर के, उस समय मैं चला गया था। तो उसी समय मेरे घर पे ऐसा हो गया कि आपका लड़का मारा गया, ठीक है? और 10-12 दिन हो गए और हमको इतना भी नहीं पता था कि हम चिट्ठी एक लिख दें, हाँ, कि हम पहुँच गए हैं। और वो दरअसल में उनके पास भी पैसे नहीं थे हम सबके पास किराया देने के लिए। जी।
तो उनको भी पैसे लेने में अरेंज हो गए, तो उस टाइम को हमने एंजॉय किया वहाँ पे काफ़ी। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मतलब डेली हम सब सवेरे निकल जाते थे और लेट नाइट आते थे, डेली का काम था हमारा, घर पे नहीं रहते थे। तो घर पे वही सारा सब शुरू होने लगा, और बात तो यहाँ तक भी आ गई कि जो एक मरने के बाद की जो प्रक्रिया होती है, ये सब भी लोग जो है सीखना शुरू कर दिए। जी, जी। और मैं जो है रात के 1 बजे वापस आया था अपने घर, और उस समय हमारे घर पे भीड़ लगी हुई थी। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा जी, क्रिटिकल जी। सिचुएशन हो गया था हमारे जी। घर वालों के लिए। और सवेरे उठा, मैं कहा मैं जा रहा हूँ अपने स्कूल। मेरी मम्मी मन डाँटने लगी कि नहीं, नहीं तुम यहीं रहो, 1 हफ्ता रुको। हम कहा ना, ना 11 दिन मैंने मिस किया। जी। तो ये है घटना। और उसके बाद 1 साल मैंने पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद आया मेरा रिज़ल्ट। हुँ। पता नहीं आपको पता है कि नहीं? और अचानक से मैंने जो है टॉप कर गया अपने जी, यूनिवर्सिटी में। जी, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा नंबर मेरे आए। जी, और ये सब कैसे हो गया, क्या हो गया, मुझे नहीं पता। जी। और ये वही कपड़ा है जो मैंने अपने पड़ोसी से माँगा था। आप देख सकते हैं पैर पैर जी, का जी, जी। हाइट आप देख जी, लीजिए, जी। वो 2 इंच छोटा लग रहा है। है ना? जी। तो इस तरह से मैंने जो है पढ़ा, और मैंने वहाँ पे टॉप किया। और हुँ, पहली बार मैंने जो है, तब मैं एक ट्रैक पे आ गया। हुँ, कि हुँ, ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया, मुझे नहीं पता। मुझे पता था मैं पास हो जाऊँगा, लेकिन मुझे हुँ, ये नहीं पता था कि मैं जो है टॉप कर जाऊँगा। हुँ। सबसे ज़्यादा नंबर आएँगे। और इसके पीछे मैं थोड़ा-सा 1-2 पॉइंट मैं बताना चाहूँगा जी, कि जिसको आप कामयाबी नहीं कहेंगे, फिर भी मैं उसका एक ऐसा कैसे हुआ मेरे साथ, जी। ठीक है? छोटा-सा सार मैं बताना चाहूँगा आपको। मुझे लगता है कि मैं कुछ कुछ कई मायनों में मैं थोड़ा लकी हूँ, ठीक है? सबसे पहले फैमिली जिसमें जी। आप रहते हो, मम्मी है, पापा है, भाई है, हुँ, बहन है, हुँ। भाभियाँ हैं, भाभियों के बच्चे हैं, है ना? तो मुझे इसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। और कोई हमारे घर में भैया के भी बच्चे थे, सबके अपने पैसे की प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसके बावजूद भी जी। हमको जो है किसी भी प्रकार का, मैं इलाहाबाद में भी तैयारी करने गया, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि देवर को पढ़ाया जा रहा है, हमको नहीं दिया जा रहा है। जी, जी। पैसों को लेकर के कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। भले उनके पास नहीं होता था, ₹50 ही देते थे, लेकिन देते थे, वो दिल से देते थे। हुँ, हुँ। और प्लस मुझे अपने गाँव के रिलेटिव से भी किसी भी प्रकार का, एक होता है ना टाँग खींचने वाला चीज़ें, जी, जी। है ना? वो सब चीज़ का मुझे कभी भी किसी भी प्रकार का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेंटली मैं बहुत फ्री होता था। और दूसरा चीज़ है ब्लेसिंग। मैं विश्वास करता हूँ ब्लेसिंग पे, ठीक है? और इसका मैं 2 स्टोरी मैं आपको सुनाऊँगा। एक तो वो जो आसाम वाली जो घटना हुई थी, जी, उसकी जो जी। मम्मी का जो वो जो है हिंदी बहुत अच्छे से नहीं बोल पाती थी, हुँ, हुँ। और लेकिन हाव-भाव से वो बहुत कुछ कहती थी हमको, हुँ, हुँ। ठीक है? और मैं उस चीज़ को, उसके खुशी को मैं फ़ील कर सकता था कि ये कितनी हुँ, हुँ। खुश है। हुँ, तो वो एक ब्लेसिंग मुझे अभी तक याद है उसका। हुँ। एक दूसरी मैं ब्लेसिंग मुझे याद है कि जैसे कि गाँव में अभी भी जब बच्चा पैदा होता है, अब तो नहीं, पहले की बता रहा हूँ, 9-10 साल पहले, हुँ, पैदा होता है तो बच्चे के लिए कोई कपड़ा नहीं खरीदता है। मैं जो गाँव की बात कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। इसलिए नहीं खरीदते हैं कि मुझे नहीं लगता, मुझे भी नहीं याद है कि मैंने कभी देखा हो कि कोई किसी घर में बच्चा पैदा हो, उसके लिए कपड़ा खरीदा गया हो। तो क्या करते हैं कि कोई शाल में लपेट के, तो कभी कथरी में लपेट के, तो कभी पुराने कपड़ों में लपेट के, पूरे ऐसे ही वो 1-2 साल ऐसे निकाल देता है, हुँ। जब तक कि वो खुद से चलना ना शुरू कर दे, ठीक है? तो यही ये कार्यक्रम होता है गाँव में। तो हमारी छोटी भाभी की एक लड़की पैदा हुई थी। पहली बच्ची थी, तो हमारे घर में पैसे नहीं थे, तो वो बहुत ठंडी का मौसम आ गया, तो वो जो है मेरे भैया से काफ़ी लड़ाई किया कि उसके लिए कुछ स्वेटर खरीद दो, ठीक है? तो बहुत उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, ये वो, लेकिन फाइनली ये स्वेटर नहीं आया था उसको। बहुत मेरी भाभी बहुत टेंशन में थी, क्योंकि हुँ, उनकी जो पहली जो लड़की थी, हुँ, वो जो है डेथ हो चुकी थी, तो ये दूसरी बार पैदा हुई थी, तो वो बहुत हुँ, रिस्क था उसके लिए कि कहीं इसको कुछ हो ना जाए। तो उसी समय मैं गया था दिल्ली। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, जब भी मैं दिल्ली जाता था, किसी भी कारण से इंटरव्यू देना हो या कुछ हुँ, और हुँ। कारण हो, तो मैं वहाँ पे, आप देखेंगे फुटपाथ पे ढेर सारे कपड़े बिकते हैं। जी, जी। कोई कहता था कि मरे हुए लोगों का है, कोई कहता था मुझे दुबई से आता है, वो फेंक हुँ, देते हैं, वो धुलते नहीं है, एक ही बार पहनते हैं, वहाँ से आता है, वगैरह-वगैरह। मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो ट्रक खुली रहे, ट्रक में अपना बोरा भर लो, हुँ, ठीक है?
इतने सस्ते कपड़े, इतने सस्ते स्वेटर, और जब भी मैं जाता था उसको कहता था एक बोरा भर दो, ठीक है। तो मेरे पास जो भी भाड़ा वाड़ा होते थे पूरा निकाल करके मैं उतना बचा लेता था जो मुझे भाड़े के लिए वापस जी, चाहिए, बाकी मैं कपड़े कपड़े भर के ले खरीद आता। ले। ये मैं कई बार किया हूँ। सर पे मैं जब स्टेशन से अपने गांव में उतरता था, सर पे जी, बोरा लेके आता था, उलट देता था, फिर उसके बाद जिसको जो मर्जी लेना हो ले लेता था। जी, उसी से मैं कुछ हुड वाले स्वेटर आते थे जिसमें स्वेटर प्लस हुड दोनों होते जी, थे। जी, तो मेरे गांव में रिश्तेदारियों में लोग हमको कहते थे मुझे ये वाला स्वेटर कहाँ से लेके आया, मुझे भी चाहिए, मेरे बच्चों के लिए चाहिए। तो मैं कहता था कि ये तो मैं ऐसे तुक्के से ले आया था। तो ये सब चीज़ें मैं बहुत करता जी, था। जी, तो और जब भी मैं घर आता था, मैं हुँ, इलाहाबाद में रहता था, तो जब भी मुझे पास पैसे रहते थे तो जी, कुछ ना कुछ मैं खरीदता था। तो उसी दिन मैंने एक दिन एक स्वेटर खरीद लिया अपने इसी बच्ची के लिए, हुँ, हुँ, ठीक है। उसी दिन जिस दिन ये लड़ाई झगड़ा बहुत बड़ा कोहराम मचा हुआ था घर में, ठीक है। हुँ, और मैं घर पे आया तो मेरी भाभी अपने बच्चे को ऐसे गोद में लेके, ठंडी का मौसम था, तो हुँ, वो बैठी हुई थी, तो मैंने दिया हमका ये स्वेटर ले लो। तो वो मेरी भाभी ने अपने बच्चे को मतलब ऐसे खटिया पे फेंक दिया, और उसने जो है मैं मुझको मतलब कि वो अपने हाथ से स्वेटर लेते हुए और आँख में आँसू और ये बोलते हुए कि भगवान आपको सुख रखे बेटवा, ऐसे वैसे जो भी बहू बहू बोलती थी जी, मुझे, जी, है ना। तो लेकिन वो जो फीलिंग है वो मैं फील कर सकता था। जी, जी, और जैसे आप ब्लेसिंग, आप किसी का पैर छू लिए, बोल दिया, वो फीलिंग प्लस ये वाली फीलिंग में बहुत जमीन हुँ, आसमान का अंतर हुँ, था मेरे अनुसार। हुँ, तो ये सब चीज़ें ना मेरे मेरे को बहुत मायने रखती थी। मैं हुँ, बहुत इस सब चीज़ को फ़ील करता था दरअसल में, हुँ, क्योंकि वो दिल से जो निकलता है ना चीज़ें, हुँ, तो ये सब चीज़ें हुई मेरे साथ। हुँ, और लकी इन द सेंस कि मैं शादी को भी मैं बहुत बड़ा लकी मानता हूँ, जी, क्योंकि ये भी मेरे 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 शादी के बाद की जो लाइफ़ है, ये मेरे लिए जी, भी बहुत ही अच्छी रही और हुँ, है हुँ। भी और रहेगी भी, है ना? जी, जी। ये मेरे ख़ैर लिए मतलब हम लोग तो पर्सनली मिले हुए हैं, हाँ। तो तो जी, मेरे लिए सब कुछ है, ये गूगल है और सब कुछ है, माँ है, बीबी है ना? सब कुछ है जी, ये। जी, तो मैं कुछ मायने में लकी हूँ, इस बारे में मानना जी, चाहूँगा आपको यहाँ पे। और अब आगे चलते हैं। और जब मैं बीएससी कंप्लीट किया फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मैं आपको बता दूं कि मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर हुँ, टॉप किया। प्लस मैंने जब एमएससी किया तो एमएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर भी मैंने टॉप किया। जी, तो उसके बाद मुझे पढ़ाई को लेकर कभी कोई दिक्कत नहीं आई कि मुझे उसके हुँ, बाद बाएं हाथ का खेल सा लगने लगा मुझे हुँ, कि साइंस इज बहुत इजी है हमारे लिए। उसके बाद मैं जानते हैं कि सब लोग मेडिकल तैयारी करने जाते हैं और मुझे मेडिकल के अलावा कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि इसे मैं बताने में कूप मंडूक वाली जिंदगी थी मेरी। कुछ भी नहीं पता था कि लाइफ में और भी कुछ किया जा सकता है, कि एक बीएससी टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट, मुझे गोल्ड भी मिले थे वहाँ से, और जा रहा है इलाहाबाद मेडिकल की तैयारी करने, है ना? ये बड़ा एकदम उल्लू सा लगता है, लेकिन मुझे कुछ पता भी नहीं था। तो हम गए इलाहाबाद। इलाहाबाद की जो मेरी ज़िंदगी थी, वो जो गरीबी का एक जो प्रॉब्लम थी, वो मेरे चरम पे थी उस समय। बच्चे मेरे मेरे भैया के सारे बच्चे थे, सबका अपना-अपना पैसा खर्च हो जाता था, हमको पढ़ाने के लिए पैसा नहीं होता था घर पे। तो आप ये मैंने फिगर बना के रखा हूँ, ये किसी ओरिजिनल नहीं है, वो तो घर जी, टूट जी, गया वो। जी, इलाहाबाद में जो छत पे एक रूम होता है, हुँ, देखे हुँ, होंगे जो सीढ़ी जहाँ से आती है, जी, 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 सीधा, हुँ, उसी सीढ़ी के पीछे एकदम वही मॉडल में आप देख रहे हैं जो घर का जो साइज़ है, हुँ, 8 बाई 6 या हुँ, 8 बाई 3, हुँ, लंबाई था और चौड़ाई शायद 3 या 4 फीट रहा होगा। जी, और पूरा आप खड़े नहीं हो सकते, सर आपका टकराएगा जी, छत से। हुँ, उसी रूम में मैं रहा हूँ 3 साल, हुँ, हुँ, छत पे। और बहुत सस्ता था, लोग हमारे दोस्त सारे जलते थे कि यार तुमने बड़ा सस्ता मिल गया। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्मी में वहाँ इतनी गर्मी लगती थी। इलाहाबाद में आप जानते होंगे जी, किसी जी, शहर काफ़ी की जी, जी, गर्मी की क्या जी, स्थिति है। और रात दिन दिन के 10 बजे से लेके दिन के 2 बजे तक लाइट भी कटती है। उस हुँ, समय कटती थी, शायद अभी भी वही हुँ, चल रहा है। तो ऐसे में मतलब मैं किराए के रूम में रहता था, और कपड़े के लिए मैं अपने दोस्तों से माँगता था कि मुझे कपड़े दे दो अपने, ठीक है? मैं हिचकिचाता नहीं था, जो मुझे लगता था कि उन्होंने फेंक दिए हैं तो माँग लेता। तो इस तरह से हमने इलाहाबाद 3 साल बिताए। और एक समय ऐसी स्थिति आई कि जब मुझे लगा कि जब हमारे पास ज्ञान इलाहाबाद में रहने के पैसे नहीं मिल रहे हैं, किराए नहीं मिल रहे हैं, तो हम मेडिकल की तैयारी कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि मेडिकल तो इतना ईज़ी है नहीं, उसमें भी तो पैसा लगेगा। तो फिर क्या हुआ कि
मैंने जो है अपने आप को बहुत समझा करके मैंने मेडिकल का जो है तैयारी बंद कर दिया। हमने कहा वो हो नहीं पाएगा मेरे से। मेरे लिए बहुत ईज़ी नहीं था, क्योंकि जिसके लिए आपने इतना पढ़ाई किया वो अचानक से आपके मन में आ गया कि अब हम मेडिकल नहीं करेंगे। तो मैं छोड़ के चला जाता था गाँव, पागलों की तरह घूमता था, सोचता था कि क्या करें लाइफ़ में। और कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, घर में कोई माहौल नहीं, किससे पूछें? पूछते किससे थे? गाँव में जो हल-उल चला रहे, कहा हो भैया अधिकारी बनी कि डॉक्टर? है ना? ऐसे मैं बोलता था तो लोग बोलते थे, गाँव की कोई छोटी-सी लड़की है उससे पूछता था कि आप डीएम बनूँ कि डॉक्टर बनूँ? है ना? तो वो कहती नहीं भैया आप जो है डीएम बनिए, है ना? तो ऐसे लोग से मैं पूछता था कि मेरे लाइफ में करना क्या है? तो मैंने मेडिकल छोड़ दिया, उसके बाद मैंने आईएएस, पीसीएस की तैयारी करना शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया, जेआरएफ में मेरा हो गया। फिर उसके बाद मैंने पीएचडी जॉइन कर लिया। उसके बाद आप तो जानते ही हैं सीडीआरआई, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में मैंने जो है वहाँ से पीएचडी किया। रमेश जी, थोड़ा-सा हुँ, 1 घंटे तक का हो गया है। थोड़ा हुँ। अगर इसको संक्षिप्त कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा ताकि ठीक है, ठीक। ठीक है। उसी हम उ लोग बहुत उसी द नज़दीक आ रहे हैं। हाँ, बहुत नज़दीक। उसी दौरान मैं जी। एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सीएसआईआर स्पॉन्सर्ड ये जो है प्रोग्राम हुआ जिसको टेक्नोलॉजी लेड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम बोलते हैं। हुँ, इसमें क्या होता है कि आपको जो है एक छोटा-सा टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप एक बिज़नेस आइडिया से लेकर के जो एमबीए में सारी चीज़ें जो पढ़ाई जाती हैं, वो सब जी। चीज़ें का वर्कशॉप एक होता है। और 1 महीने में ही जो लोग 2 साल में पढ़ते हैं, वही चीज़ हम सबको 1 महीने में पढ़ना था। आप भी थे हमारे साथ में। जी, जी, सौभाग्यवश हम लोग एक ही साथ एक ही कमरा भी शेयर कर रहे थे। अ, जी। तो उसमें मेरी मुलाकात हुई इनसे, अशोक राव से। और उसमें जो केस स्टडी होता है, केस स्टडी बिज़नेस में क्या होता है कि ये केस ने ये कहानी ने इनको कामयाब कर दिया, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी होती थी। ये कहानी ने इनको फेल कर दिया, तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है, हुँ, क्या हुँ। करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसी में एक कहानी आई, जो डॉक्टर अशोक राव ने बताया। वो गाँव की एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजुकेशन प्रोग्राम जो विज्ञान आश्रम चलाती है। जी। तब पहली बार मेरे माइंड में ट्रिगर कर दिया कि अच्छा ऐसा भी कुछ है बिज़नेस जो गाँव में भी किया जा सकता है, ठीक है? पहली बार मुझे पता चला। जैसे कि मैंने बताया ना कि मेरी लाइफ़ एक खाली पन्ने जैसी थी, जो मर्ज़ी चाहो लिख दो। तो मैंने वहाँ से पता लिया। जी। और आने के बाद जो है मोटिवेशन, यहाँ पे मैं 2 चीज़ें मैं और कवर करना चाहूँगा मोटिवेशन, कि 2 मूवी हैं जो आज तक मेरे लाइफ़ का जो है मुझे मोटिवेट करती हैं। एक हम तुम और एक है बावर्ची। हम तुम में एक सीन है जहाँ पे ये जो है ऋषि कपूर अपने बच्चे को, ये जो है क्या कि उसकी जो गर्लफ्रेंड या फ्रेंड थी कभी, और उसकी शादी हो जाती है, फिर उसका पति मर जाता है शायद। फिर इसको पता नहीं होता है, बाद में जब इसको पता चलता है, तो उसको बड़ा दुःख होता है। फिर उसको आगे पीछे रहता है, वो सोचता है कि इसकी मैं मदद करूँ, कैसे करूँ उसे नहीं समझ में, बहुत कन्फ्यूज़ था वो, ठीक है? तो उसके पिताजी के साथ भी रोज़ शेयर करता था ये बातें कि मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि वो प्यार करना चाहता है, ऐसा भी नहीं कि वो शादी करना चाहता है। बस सिर्फ़ ऐसा था कि वो सिर्फ़ मदद करना चाहता है। वो कैसे करे, कहाँ शुरुआत करे, कुछ भी नहीं समझ, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी। जी। तो उसके पिताजी ने उसको एक बात कही कि अगर बेटा अगर ज़िंदगी में तुम्हें कुछ अच्छा करना हो, ठीक है? एक होता है काम करना, एक होता है अच्छा काम करना। तो उसके लिए सोचो मत, ठीक है? बस सिंपल सी बात है। जैसे कि मान लो हुँ, कि अगर आपके रोड के किनारे कोई एक भिखारी है या गरीब है, बैठा हुआ है, जैसे आप उसकी तरफ देखो तो एक आपके माइंड में अच्छे विचार आ रहे हैं, चलो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप उसके लिए कुछ करना चाहते हो, ठीक है? तो ये मत सोचो कि हम देने जाएँगे तो 4 लोग देखेंगे, अरे ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी चीज़ अच्छा चीज़ है, वो अगर आप करना चाहते हो, जस्ट डू इट। मतलब एक्शन, मैंने उसको कर देना चाहिए वहाँ पे, जी, ठीक है? तो वो चीज़ मैंने वहाँ से सीखी, वहाँ से आया, उस दिन से मैंने अपनी लाइफ़ में एक्शन लेना शुरू कर दिया। जी। सिर्फ़ सोचते-सोचने से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेते हैं। बावर्ची में एक 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 डायलॉग है बाबू मोशाय की, क्या कि आप जो है अपने लिए तो सब कोई करता है, जी, जी। दूसरे के लिए कुछ जो करे तो वही भगवान होता है। ऐसा जी, जी, बहुत जी। बार-बार रिपीट किया गया है। काफ़ी आध्यात्मिक मूवी है बावर्ची। बावर्ची तो मैंने भी देखी है हाँ, और कई हाँ, एक बार देखी है। हाँ। तो ये क्लासिक है। दोनों मेरे जी, लिए, दोनों को मैंने मिलाया, दोनों जी। सार को, फिर मैं अपनी लाइफ़ को एक नए स्टेप देना शुरू किया। जी, फिर क्या किया कि मैंने अपने गाँव से 2 लोगों को उस विज्ञान आश्रम में भेजा, जी। ठीक है? ये दोनों बच्चे हैं, हुँ, और एक ब्लू टी-शर्ट वाला और एक लेफ्ट साइड में आप ये देख रहे हैं। जी, और इसके पापा नहीं थे, और लाइफ़ ये भी बहुत गरीब परिवार से था, लाइफ़ का कोई वो नहीं था, है ना? ये जी। गया वहाँ पे और ये भी गया, और पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं, आप देख जी, जी। लीजिए।
इसके हाथ में जो है आईफोन है आज के डेट में। जी 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 ठीक है, जी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बहुत जी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है विज्ञान जी आश्रम पे। और जी, मैं हम तो मुझे मालूम है, ये केस स्टडी मुझे याद आ गया कि इसका वीडियो दिखाया गया था हमें, और बताया गया था कि किस तरह से यहाँ पे किताबी ज्ञान नहीं बल्कि व्यावहारिक ज्ञान दी जाती है, हाँ, और तैयार किया जाता है कि आप स्वावलंबी बने और अपना कुछ कर ले, या तो आपको जॉब भी तुरंत ही लग जाती थी वहां पे, हाँ, हाँ, हाँ। और उसके लिए कोई और आपको पुराना क्या आपने पढ़ा है उसका कोई आवश्यकता नहीं था। हाँ, हाँ। जी और एक चीज़ मैं और कहूँगा हाँ यहाँ पे विज्ञान आश्रम में जाने के लिए आपको किसी भी प्रकार की डिग्री, हाई स्कूल फेल, जो भी जी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वहाँ से निकलते हो आप, तो आपका डायरेक्ट प्लेसमेंट कंपनी वाले इंटरव्यू करके ले जाते हैं। कोई 3,000 देता है, 4,000 देता है, 5,000, 6,000, 10,000, जी ठीक है? देता है। और अगर आप एमबीए पास आउट हो और आपकी पहली जो सैलरी होती है, वो लगभग ऐसे ही होती है। 10,000, 15,000, 20,000 ही होती है। जी और जो विज्ञान आश्रम का जो बच्चा होता है, उसकी भी सैलरी उससे लगभग 20% कम ही के आसपास ही रहता है। वो तो दोनों के सैलरी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, दोनों के काम में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो विज्ञान आश्रम से निकला होगा, उसके अनुभव ज्यादा होंगे, हाँ, उसको हाँ, उसको व्यवहारिक ज्ञान ज्यादा होगा, हाँ, वो ट्रबल शूटिंग अच्छा से कर पाएगा। हाँ, क्योंकि हम हाँ, लोगों ने देखा था कि किस तरह से वहां बताया जाता है, वहां पे फैब लैब है, हुँ, फैब्रिकेशन की लैब्स है, वहां पे हमको याद है कि एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बताया गया था कि किस तरह से स्क्रैच से वो लोग शुरू करते हैं और बताते हैं कि भाई अगर तुमको करना है, गौपालन ही करना है, तो उसका क्या सिद्धांत होगा, हाँ, हाँ, और बच्चे ही तैयार करते हैं प्रोजेक्ट, हाँ, बच्चे ही उसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ, हाँ। इवन आपको जो है बड़ी बनाना हो एग्रीकल्चर में, जी है ना? जी मसाले बनाने हो, जी कोई जी खेती करना है, अगर बिल्डिंग बनानी हम्म, है ना? वर्कशॉप मतलब कई प्रकार की चीज़ें हैं, तो हाँ, आपके जो ये एक बहुत ही मतलब उम्दा प्रयोग है, जो जो कि जिसके बारे में जानना चाहिए लोगों को, कि एक ऐसा भी विज्ञान आश्रम है जहाँ पे आप बिना किसी पेपर क्वालिफिकेशन के आप वहाँ जा सकते हैं और हुनर लेके समाज में अच्छा कार्य कर सकते हैं। हाँ, हाँ। तो ये मेरा काफ़ी सक्सेस रहा, उसके बाद हमने 10 लोगों को और भी भेजे थे। जी और अब जैसे कि मैंने बताया कि हर कोई कामयाब मतलब उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकता है, जी जी क्योंकि वहीं बगल में है बम्बई, ठीक है? जी तो लोग वहीं से सीधा बम्बई निकल जाते हैं, जी ठीक है? तो इसका भी है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। जी तो लेकिन जिसके पास वहाँ अपॉर्च्युनिटी बहुत है, जिसको पकड़ना है वो पकड़ता है, जिसको नहीं जी जी पकड़ना है वो वापस आ जाएगा। जी, वो भी और वो अच्छा है। भारत भर से जाते हैं वहाँ लोग, हुँ, ये भी है, गांव हुँ। से, बहुत सुदूर सुदूर गांव से जाते हैं। और आपने ये बहुत ही अच्छा काम किया। ये तो मुझे लग रहा है कि वो जो फैकल्टी है वहाँ, अशोक हाँ, राव, उनके जो हाँ। हम लोग को पढ़ाए भी थे। जी जी, जी, जी। तो जी उनको मैंने उसके बाद ईमेल लिखा था, एक थैंक यू जी ईमेल करके, जी कि मैंने एक दिनेश कुमार लड़का है, मैंने उसको जी भेजा है, वो ऐसे-ऐसे कर रहा है। जी तो उनका रिप्लाई भी आया था मेरे पास जी कि उन्होंने यही लिखा था कि फ्यूचर में तुम 100 लोगों को भेज पाओगे। जी जी, मैं देखा हूँ। जी जी और जब भी मैं पीएचडी में था, तो आपको पता ही है कि मैं जो है थोड़ा है ना, एक्स्ट्रा स्टैंड अप करिकुलर। कॉमेडियन, जी मिमिक्री, ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मैं पार्टिसिपेट करता था। और जी स्टेज पे, ड्रामा में जी मैं जो है बहुत इन्वॉल्व रहता था। जी और एज़ ए करियर मैंने कभी सोचा नहीं, लेकिन एज़ ए हॉबी मैं उसको करता था। जी मेरे लेफ्ट बॉटम में आप देख सकते हैं कि इस समय मैं जो है नो, ऊपर वाला मिडिल मिडिल में आप देख सकते हैं, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी की मैं मिमिक्री कर रहा हूँ। जी जो कि मेरा फेवरेट था। जी और और भी मैं वहाँ से, जब वहाँ से आया ना टेली जी प्रोग्राम जी से, तो मैंने 2 चीज़ें वहाँ से सीखे थे। हम्म एक है एक्शन लेना, और दूसरा है कि बिज़नेस करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये भी हालाँकि उसी ये बहुत प्रोग्राम के फैकल्टी थे, और हाँ, ये यही प्रोफेसर लीड कर रहे थे सारे प्रोग्राम हाँ, को। और आपको जान के आश्चर्य हो गया कि कुछ दिन पहले मैं डॉक्टर अनिल के गुप्ता से बात कर रहा था, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के, और हाँ, उन्होंने हाँ। मुझे बताया कि डीवीआर उनके विद्यार्थी रहे हैं। जब हम अच्छा, लोग जब हम लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने अच्छा। बताया कि डीवीआर उनके विद्यार्थी रहे हैं। और तब एक कनेक्शन हम लोग वहां पे, यही ग्रास रूट इनोवेशन की बात हो रही थी, तो हुँ, उसमें इनका नाम और जिक्र आया था। हुँ। अब अभी देख के पूरा मेरा वो याद आ क्या गया। याददाश्त तरोताजा हो गया। और इन्होंने बहुत ही अच्छा अपने ही एग्जाम्पल से बताया था कि कितने हाँ, बड़े हाँ। फेलियर थे, हाँ, और हाँ, किस तरह हाँ। से इन्होंने, हाँ, मतलब हाँ। हमको याद है कि इनका जो केस स्टडी था वो सीडी पे था, कि सीडी उस समय भारत में नया नया आया था, तो कैसे सीडी बिजनेस में ये लोग एक बड़ा
परिवर्तन लाना चाहते थे और कैसे उनका पूरा ड्रास्टिकली फेल हुआ प्रोजेक्ट, हाँ। कैसे पूरा का पूरा पैसा डूब गया, कैसे जिम्मेवारियां इनके कंधों पे आई और एकदम हम्म, पेनीलेस हो गए, पैसा नहीं रहा। हम्म। काफी उत्साहवर्धक रहा है इनका हाँ। अप्रोच पढ़ाने का, और और आध्यात्मिक थे ही, काफी हाँ, आध्यात्मिक टच था इनमें। जी हाँ, अपने ही फेल्योर की केस स्टोरी बताते थे, लेकिन बताते नहीं थे कि वो राम मैं ही हूँ। जी, वो अंत में हमें पता चला जबकि कोर्स खत्म हुआ तो हमें बताया गया कि भाई अच्छा, वो बंदे यही हैं। फिर हम हाँ। लोग गूगल में जाके खोजना शुरू किए कि भाई ये कौन था जो इतना बड़ा फेलियर था। राम। कैरेक्टर का नाम था राम, उन्होंने रखा था जी नाम जी बदल जी के। और जैसे कि मैंने लिखा है कि मनी नहीं चाहिए पैसा कोई बिजनेस करने के लिए, लेकिन बहुत बेमानी सा लगता है ये परिभाषा। ठीक है, क्योंकि आप सच्चाई में जब जाते हो तो पैसा की जरूरत पड़ती है। जी और लेकिन कुछ हद तक सही भी है। जैसे कि एक पर्वतरोही ठंडी के दिनों में अगर वो हिमालय पे चढ़ गया तो उससे कोई इंटरव्यू पूछे कि आपको ठंड नहीं लगती, तो उसने जवाब दिया कि ठंड तो दिमाग में होता है। ठीक है, जी वो भी बहुत बेमानी सा लगता है, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हो ना तो ठंड लगती ही लगती है वो। ठीक है, लेकिन उसमें उनका जो कहने का जो तात्पर्य है वो थोड़ा डिफरेंट है। उस चीज को अगर आप फील करने की कोशिश कीजिए, पकड़ने की कोशिश कीजिए वो कहना क्या चाह रहा है, हम्म, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, बिजनेस करने के लिए पैसा की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था बिजनेस वगैरह में, क्योंकि मुझे साइंस करना था। जी लेकिन ये क्वेश्चन मेरे माइंड में बहुत दिन तक घुमाता रहा, चलता रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। और ऐसे प्रैक्टिकल के तौर पे हमने जो है कुछ अपने आप पे भी ट्राई किया कि अगर जी हम ऑनलाइन कोई सामान बेचें। ठीक है, मैंने प्रयास किया, वो मैं बुरी तरीके से फेल हुआ। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, इसमें आप कमीशन कमाते हैं आप जी दूसरे के सामान बेच के। इसका एक्सपेरिमेंट मेरे मतलब एवरेज परफॉर्मेंस था, और मैं सेटिस्फाइड भी था कि मुझे उतना मिला जितना मैंने मेहनत किया था। ठीक है, और तीसरा चीज़ है सोशल मीडिया। जब मैंने उससे जुड़ा, फिर लोगों को इसके बारे में बताया, तो उसमें मुझे बहुत क्लियर आंसर मिल गया कि हाँ, बिजनेस करने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं आइडियाज है। होने चाहिए। जी तो ये पेज बहुत जरूरी है सभी के लिए भी। आप देखो पूरी जी लाइफ इसी पेज में है। जी जब आप कोई चीज शुरुआत करते हो तो 99% आप फेल हो जाते हो। जी ठीक है, हम्म, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब आप अपनी स्ट्रेटजी थिंकिंग पकड़ते हो अपनी गलतियां, हम्म, तो जाकर के आपकी लाइफ स्टेबल हो जाती है। जब उसको आप क्रॉस कर लेते हैं फिर आपको वो चीज बहुत बड़ी मिलने बात शुरू हो जाती है। है जी जो आपको चाहिए होती जी है। और करंट में मैं वायरस वेक्टर कोर्स चलाता हूँ, जो एक तरह से बिजनेस मॉडल बेस्ड ही है, यूनिवर्सिटी का ही जी पार्ट है। जी जो भी पैसा मिलता है मेरा पार्ट नहीं होता, वो भी यूनिवर्सिटी के लिए जाता है। मैं सिर्फ हम्म, सैलरी बेस्ड हूँ, हम्म, अकेले काम करता हूँ। ये सिंगल पर्सन, साफ सफाई चूल्हा चौका से लेकर के जी ऑर्डर लेना, रिक्वेस्ट करना, जी जनरेट करना, शिपिंग, शॉपिंग, सब मैं अकेले करता हूँ। ठीक है, अभी नया 1 साल हुआ है, ये पिछले 1 साल का मैं मेरा दिखा रहा हूँ, जी 57,000 डॉलर है। जी और जबकि ये कोविड पूरे 1 साल में था इसमें, जी है ना। तो हालांकि यूनिवर्सिटी के लिए कम है, लेकिन मैं अपने लिए बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मेरे लिए बहुत है ये, जितना जी मैंने जी सोचा था उससे जी कहीं ज्यादा है ये। और यहाँ पे मैं अपने बात को विराम देना चाहूंगा। रमेश, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। हालांकि मुझे लगता था कि 1 घंटे में आपके बारे में जानना बेईमानी होगी, क्योंकि आपका आपका जीवन इतना विस्तृत रहा है कि आप शुरू करते हैं चाय से, जाते हैं सब्जी पे, उसके बाद कारपेट भी बनाते हैं, सामान भी बेचते हैं। ये सब करते हुए एक ऐसा मोमेंट आता है जो कि पढ़ाई, आप फेल हो जाते हैं, बुरी तरह से फेल होते हैं, धक्का खाते हैं, फिर बाउंस बैक करते हैं और हाँ, पढ़ाई में वो चमत्कार करते हैं जो कि हाँ, कोई विश्वास नहीं कर सकता है कि एक 10th फेल लड़का फिर से खड़ा हुआ है और बैचलर्स में गोल्ड मेडलिस्ट है, जी, मास्टर्स में भी गोल्ड मेडलिस्ट है, या, टॉप करता है। तो ये जी, पूरा का पूरा, और इस बीच में आपकी जो आध्यात्मिक चेतना जगी, और वो भी अपना डेफिनेशन कि भाई हाँ, हमारा सिंपल अध्यात्म है कि गरीबों से प्रेम करो, पैसे को अगर जितना त्यागोगे उतना अच्छा है। त्यागो हाँ, मतलब ये नहीं है कि हाँ, अपने परिवार का ध्यान नहीं रखो, त्यागो तब जब हाँ, जब तुम हाँ, अपने नीड को मीट कर लो तो ठीक है, और लोगों के नीड के लिए मदद करो। हाँ, और ये परिलक्षित वहां हुआ जब ऐसे ही एक अनायास बातचीत में आपने बताया था कि मैंने कई एक विद्यार्थियों को विज्ञान आश्रम भेजा। उस समय से मेरे मेरे मतलब मन में आपका जो कद है और ऊंचा हो गया था कि भाई अपने लिए तो सब लोग हम लोग करते हैं और हम लोग अपनी अपनी जद्दोजहद में लगे हुए हैं, लेकिन ये बंदा है जिसके जो इस तरह के बैकग्राउंड से आता है कि
जहाँ पे इतनी असमानताएं हैं और इस तरह का मतलब गांव का परिवेश है, और उसमें डटकर वो सिर्फ अपने ही लिए नहीं कर रहा है, बल्कि मुझे लगता है कि पूरे गांव वालों के लिए कर रहा है। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपने किस तरह से इस चीज को चलाया। तो आप एक और भी जो ये है कि आप संवेदना से चलते हैं, आपको ये फर्क नहीं पड़ता है कि चार लोग क्या कहेंगे, आपको जो करना है वो कर गुजरते हैं, अंदर की बात सुनते हैं। किसी से मतलब मुझे नहीं लगता कि आप लैब में भी रहते थे तो बड़ा खुशनुमा माहौल बना के रखते थे जब भी हम लोग एक कैंपस से दूसरे कैंपस जाते थे। अब तो सब एक हो गया है, हाँ लेकिन हाँ आपने हमेशा वाइब्रेंट माहौल बना के रखा। पीएचडी का जो उतार चढ़ाव होता है, जिसमें लोगों के चेहरे हमेशा ज्यादातर उतरे ही हुए रहते हैं उनमें भी एक मुस्कान भरने का कार्य आपने किया उस समय भी। और हम लोग आपके शोज को देखने जाते थे, कुछ कुछ जो मौका मिलता था कभी कभी। लेकिन टीले प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम था जो टेक्नोलॉजी लेब एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम था, उससे आपके व्यापक व्यक्तित्व को जानने का मौका मिला हम लोगों को। और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करूंगा। आज भी आप वैसे ही हैं जैसे कि एक दशक पहले थे, कुछ बदलाव नहीं आया है आप में। तो प्रोग्राम को अंत करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप वो जो भोजपुरी गीत एक गाते हैं, वो जिसमें कि गांव का दर्द भी छिपा है, वो गीत को कृपया आप अगर सुनाते तो बड़ा अच्छा रहता। हाँ, ये गाना मैंने सीडीआरआई में कई बार गाया है, बहुत हाई डिमांड में था। जी और अब तो मूवी में भी आ गया है ये गाना जी, आजकल। मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन शेयर को आप बंद कर दीजिए ताकि पूरे स्क्रीन में आप दिखे शेयर स्क्रीन स्क्रीन को। बंद कर दूंगा तो देखेंगे कैसे? अच्छा अच्छा, आपको गाना देखना भी है? नहीं, आपको स्क्रीन शेयर खाली आप हटा दीजिए, जो स्लाइड दिखा रहे हैं, शेयर स्क्रीन वाले बटन को दबा दीजिए। अब सही है? नहीं, अभी भी तो स्क्रीन आ ही रहा है आपका। कोई बात नहीं, आप गा सकते। हाँ, अब पूरा आ गया स्क्रीन पे। जी जी जी, पूरे स्क्रीन में मुझे आपको देखना था। और अच्छा, मेरे मेरे ख्याल से आपकी सिस्टर भी हैं, और इससे पहले कि आप गाना सुनाएंगे, मुझे लगता है उषा जी हैं, और जो आपकी सिस्टर हैं शायद। पता नहीं है मेरी वाली सिस्टर है कि कोई और, मुझे नहीं अच्छा पता। अच्छा, तो ठीक है, तो अब इसको वहीं रखते हैं, आप गाना सुनाइए। मैं उषा देवी को बोलना चाहूंगा अपना चेहरा दिखाएं एक बार। तभी तो पता चलो चले। खैर छोड़िए। ठीक। मैं आपको वो गाना सुनाता हूँ, जी, आप भी धक से बोलिएगा बीच में, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोलूंगा। हम्म। कहब त लग जाई धक से, धक से। कहब त लग जाई धक से, धक से। कहब त लग जाई धक से, धक से। बड़े बड़े लोगन के महला दू महला, महला दू महला हो महला दू महला, बड़े बड़े लोगन की महला दू महला है, दू तल्ला अलग से धक से। धक से, हमरे गरीबन के झोपड़ी जुलुम्बा, झोपड़ी जुलुम्बा हो झोपड़ी जुलुम्बा, बरखा में पानी चुवे टप से धक से। धक से, कहब त लग जाए धक से। धक ये से। गाना मैं बहुत गाता था। जी, और हम लोगों को भी मौका मिला था टीले प्रोग्राम में, याद होगा हम लोग बस में जा रहे थे और आपने ये गाया था। शायद हम लोग रामू जी स्टूडियो जा रहे थे, और हम्म, काफी इंटरटेन करते हुए आपने लाया था सबको साथ में। हम्म। तो इस इन्हीं शब्दों के साथ रमेश जी, आज के बहुत लिए बहुत 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 धन्यवाद आपको, धन्यवाद। आपको भी। धन्यवाद। बाय।